तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज नोवेल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिरर की सरफेस पर एक्वस लाइट रिपल हुई और सिल्वर वर्ड्स बन गए। ग्रेट मास्टर, नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएं? क्लाइन ने यह सवाल मन ही मन दोहराया। वो सच में चाहता था कि हॉर्नासिस माउंटेन रेंज के मेन पीक पर टेलीपोर्ट करे और उस एंशिएंट पैलेस में एंटर करे जो रियलिटी और फॉगी टाउन के बीच बॉर्डर करता है। वो देखना चाहता था कि क्या उसके पास एंटिगोनिस फैमिली के हाफ फूल से सबसे यूजफुल ब्लास्फेमी कार्ड लेने का चांस है। उसकी करंट स्ट्रेंथ, जो कि हाफ सीक्वेंस 1 के बराबर थी, के साथ ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं था। बैक देन जब ज़ैरेटुल सिर्फ सीक्वेंस 2 था, तब भी वो हाफ फूल से अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का मेन इंग्रेडिएंट ले पाया था। ऑफ कोर्स उस वक्त एवरनाइट गॉडेस एंटिगोनिस एंसेस्टर को सप्रेस और सील करके रखे हुए थी। सो अल्टीमेटली बात फिर से एवरनाइट गॉडेस के साथ डील पर ही आकर रुकती थी। प्रेजेंट क्लाइन सेफिरा कैसल का ओनर था। वो अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट का एक हिस्सा ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ सकता था, जो कॉन्स्टेंटली प्रेयर्स का रिस्पॉन्स देता रहता। इससे उसके मेंटल स्टेट के कुछ लेटेंट प्रॉब्लम जरूर होते, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में काफी बेनिफिट्स मिलते। वो अपने मेन बॉडी को कभी भी असिस्ट कर सकता था, एक और रेजरेक्शन मेथड के साथ। अगर उसका मेन बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो भी जाता, लेकिन ग्रे फॉग के ऊपर वर्म्स ऑफ स्पिरिट बचे रहते, तो वो अपनी विल और बॉडी को दोबारा रीअसेंबल कर सकता था। लेकिन अगर वो रियल वर्ल्ड में कंसील्ड होते हुए चल रहा होता और सेफिरा कैसल के साथ कनेक्शन कट हो जाता, तो कैसल के अंदर छोड़े गए वर्म्स ऑफ स्पिरिट कंट्रोल लूज कर देते, बिल्कुल ज़ैरेटुल की तरह, और मॉन्स्टर्स बन जाते। क्लाइन ने जल्दी से सिचुएशन एनालाइज की। करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे लगा कि फिलहाल कैर्डरॉन सिटी के डीप अंदर जाना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। चाहे वो रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस के क्लूज ढूंढने जाए भी सही, उससे पहले उसे काफी विशेस फुलफिल करनी होंगी और मिरेकल इन्वोकर की रियल स्ट्रेंथ गेन करनी होगी। ये सब सोचकर क्लाइन ने मिरर को पैट किया और मुस्कुराते हुए कहा, नेक्स्ट, चलो बस घूमते हैं। कहाँ? मिरर ने पूछा। ट्रायर? नो, जहां तुम चाहो, एरोडिस ने बहुत ही हम्बल टोन में जवाब दिया। क्लाइन मुस्कुराया और कैरेज से जंप करके अपने सबसे करीबी शहर की तरफ चल दिया। कैरेज कुछ मीटर्स आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे गायब हो गई और हिस्ट्री के फॉग में लौट गई। उसी वक्त क्लाइन का ट्रेंच कोट एक ब्लैक रोब में बदल गया। उसकी टॉप हैट का शेप भी क्लासिक हो गया। वो खुद को एक वॉन्डरिंग मजिशियन की तरह महसूस करने लगा, जो स्ट्रीट्स और गलीज के बीच घूम रहा हो। बैकलैंड के एक काफी इंटैक्ट घर में होली व्हाइट रोब्स पहने अनएजिंग डिमोनियस कटारिना ने मिरर को नीचे रखा और अपना सर उस यंग मैन की तरफ घुमाया, जो रिक्लाइनिंग चेयर पर झूल रहा था। वॉर खत्म हो गई है। उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है मुझे हेडक्वार्टर्स वापस बुलाने का। रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा यंग मैन स्कॉफ कर उठा। वो लॉन्ग ब्लैक रोब पहने था, जिसमें रेड पैटर्न्स बने थे। उसका चेहरा पेल था, ब्राउन व्हाइट स्किन के साथ, और आउटलाइन काफी सॉफ्ट थी। वो था गेट कीपर, जिसके अंदर रेड एंजल का ईविल स्पिरिट पोजेस्ड था। इस सब के बाद मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस खुद करवाऊंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए 2 मेल कंपेनियंस भी छोड़ दूंगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम खुद को कितनी देर कंट्रोल कर पाते हो। इस बात पर उसके चीक्स पर कोई एक्स्ट्रा माउथ्स नहीं उभरे, क्योंकि ये उनके लिए सच था। वो और 2 और नफरतनाक लोग लगभग 2000 साल तक अंडरग्राउंड बंद रहे थे, बिना किसी एस्केप के। कटारिना ने आंखें घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जैसे ही तुम हेडक्वार्टर्स जाओगे, प्राइमोर्डियल को इस बात का पता चल जाएगा? सो वॉट? गेटकीपर ने बिल्कुल कैजुअल टोन में जवाब दिया। कुछ चीजें करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और वर्स्ट केस क्या होगा? उसके साथ फ्यूज हो जाऊंगा। मैं पहले ही 3 in 1 हूं, 4 in 1 होना कोई प्रॉब्लम नहीं। सौरॉन, आइनहॉर्न, मेडिसी, चलो चलते हैं, कटारिना ने मुस्कुराते हुए कहा और टेबल से जंप कर गई। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में एक रेड हेड मैन रिफ्लेक्ट हुआ, जिसके फोरहेड पर एक ट्रेडमार्क इम्प्रिंट था। गेटकीपर ने सांस लेना बंद कर दिया। उसकी स्किन और फ्लैश तेजी से सड़ने लगी, येलो ग्रीन पस में बदलने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रिक्लाइनिंग चेयर पर सिर्फ एक व्हाइट स्केलेटन और एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बचा। कटारिना ने हाथ हिलाया, इनविजिबल थ्रेड्स के जरिए उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को खींच लिया। वो उसकी पाम में आ गिरा। अगला ही पल उसका फिजिकल फॉर्म गायब हो गया और वो मिरर के अंदर एंटर हो गई। सेंटेस ऑफ व्हाइट के सामने एक डार्क और इल्यूजरी पाथ खुल गया, बिल्कुल अनरियल सा। ये पाथ आसपास के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस वेब बना रहा था, एक ऐसी दुनिया जो रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। कटारिना तेजी से मिरर वर्ल्ड के थ्रू मूव करती रही, अपने टारगेट नोड की तरफ।
उसी वक्त उसे एक पावरफुल सक्शन फोर्स महसूस हुई। वो पाथ से थोड़ा डिविएट हो गई और एक डार्क ब्लरी फॉग कास्ट हुई। वो फॉग रियल वर्ल्ड के एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक इंस्टेंट में कटारिना और रेड एंजल का इविल स्पिरिट मिरर से बाहर निकले और एक अनफेमिलियर रूम में आ गए जहां कार्पेट्स बिछे हुए थे। रूम के एज पर एक ऑर्डिनरी लुकिंग यंग मैन कॉमन क्लोथ्स पहने स्टेयरकेस रेलिंग से लगा खड़ा था और व्हाइट डिमोनियस की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में वो एक चीज उछाल रहा था, एक स्ट्रेंज क्राउन जो रस्ट और ब्लड से कवर्ड थी। कटारिना रिएक्ट कर पाती उससे पहले यंग मैन ने एक क्रिस्टल मोनोकुल निकाला और अपनी लेफ्ट आई पर लगा लिया। हाँ, रेड एंजल के इविल स्पिरिट की स्नीयर कटारिना के दिमाग में गूंजी। अगले सेकंड यंग मैन ने मोनोकुल उतारकर राइट आई पर पहना और मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, गलत जगह पे पहन लिया था। चैप्टर 1276 वॉन्डरिंग मैजिशियन। इस सीन को देखते ही कैटरीना का बॉडी बिना कंट्रोल के एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसका दिमाग एक पल के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो। लगभग 2 सेकंड्स बाद उसने अपना मुंह खोला, लेकिन जो आवाज निकली वो एक मर्द की आवाज थी। हे लिटिल रेवन। उसके सामने खड़े यंग मैन को रिस्पॉन्स देने का मौका दिए बिना ही कैटरीना मुस्कुराई और बोली, सिर्फ कुछ अवतार्स लेकर आए हो? क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर तुम कोई मेल मैन हो जो स्पेशली मुझे उसके इंग्रेडिएंट से आगे पहुंचाने आया है? फिर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बताओ, तुम किस टाइप का कोऑपरेशन चाहते हो? मुझे तुमसे इतनी नफरत भी नहीं है। आखिर जो कुछ तब हुआ था वो उस फैनेटिक का प्लान था। असली मास्टरमाइंड एलिस्टिसर ट्यूटर था। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक अकम्प्लिस ही माना जा सकता है। उसके सामने खड़े आदमी ने रस्ट और खून से ढका हुआ क्राउन पकड़ा, सीधा खड़ा हुआ और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद तुमसे कोऑपरेट करने पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। क्यों ना सौरॉन और आइनहॉर्न को भेजो, वो मुझसे बात करें। टिस्क टिस्क। रेड एंजल के इविल स्पिरिट ने बिना किसी रहम के मजाक उड़ाया। इतने साल बीत गए, फिर भी तुम अभी तक एक बच्चे जैसे जिद्दी हो। याद है जब तुम बिल्कुल बेबी थे, तुम्हें उठाकर कौन घूमता था? तुम्हारे बाल किसने जला दिए थे? सामने खड़े यंग मैन ने अपने खाली हाथ से अपना मोनिकल सीधा किया, बिल्कुल शांत तरीके से मुड़ा और बिना किसी हेजिटेशन के दरवाजे की तरफ चल दिया। इस पूरे प्रोसेस में उसने बस हल्की सी सांस छोड़ी। चाइल्डिश। जब रेड एंजल ने देखा कि एमन के रुकने का कोई इरादा नहीं है, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। फिर जब दूसरा आदमी रूम से बाहर निकलने ही वाला था, उसने कैटरीना की बॉडी को कंट्रोल किया और हल्की हंसी के साथ बोला, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, पर कोई बात नहीं। जब तुम्हारे और उस जेलेट के सोच एक जैसी नहीं है, तो कोऑपरेशन की थोड़ी सी जगह अभी भी बची हुई है। एमन रुका, आधा घूमा और डीमनेस ऑफ व्हाइट कैटरीना को देखा, जिसमें रेड एंजल का इविल स्पिरिट मौजूद था। उसके राइट आई पर लगा मोनिकल हल्की सी चमक के साथ ग्लिमर करता दिखा। जंग के बाद दोबारा बसाए जा रहे शहर के एक काउंटी में एक बार के अंदर, जहां अभी भी जलने के निशान मौजूद थे। टोबी, तुमने मेरी बियर में बहुत ज्यादा डैम पानी मिला दिया है क्या? पुरानी कैप पहने एक आदमी ने कप उठाया, एक सिप लिया और कंप्लेन की। बार का ओनर, जो खुद ही बार टेंडर भी था, ग्लास पोंछते हुए स्नॉट किया। क्या तुम्हें पहले वाला अल्कोहल बैन याद है? एलेक्स, शुक्र मनाओ कि तुम्हें पीने के लिए कुछ मिल तो रहा है। बल्कि आदमी, जिसका नाम एलेक था, कुछ बुरा भला ममर करता हुआ चुपचाप अपनी बियर पीने लगा। उसके पास ही ब्रॉन्ज स्किन्ड आदमी बैठा था, स्लीव्स फोल्डेड। उसने ऊपर देखा और आसपास नजर डाली। मैंने सुना है जल्दी ही अल्कोहल बैन हटने वाला है। फेंटा का फूड शिपमेंट आ रहा है और फेसैक और आइनस भी काफी ज्यादा फूड के साथ रेपरेशंस देंगे। बस उम्मीद ही कर सकते हैं, टोबी ने कहा। मे द लॉर्ड वॉच ओवर अस। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि दरवाजा खुला। टोबी ने ऊपर देखा और एक यंग मैन को अंदर आते हुए देखा, जो बिल्कुल एक वॉन्डरिंग मैजिशियन जैसा लग रहा था। लंबी काली रोब और एक क्लासिक टॉप हैट। वो बार काउंटर तक आया और एक हाई स्टूल पर बैठ गया। साउथविल बियर का एक कप। उसने काउंटर पर कुछ कॉपर कॉइन्स रख दिए। बल्कि आदमी ऑइंक ने मुड़कर उस स्ट्रेंजर को देखा और क्यूरियोसिटी से पूछा, यहां के नहीं लगते, मैजिशियन हो क्या? यंग मैन, जिसके चेहरे पर कोई खास फीचर नहीं था, हंसकर बोला, हाँ, और मेरी सबसे बड़ी मैजिक ये है, लोगों की विशेस पूरी करना। एलेक तुरंत सीटी बजा उठा। क्या सुना मैंने? लोगों की विशेस पूरी करता है? लॉर्ड, देखो, यहां कोई खुद को डेटी बना रहा है। पूरा बार हंसने लगा। मैजिशियन गुस्सा नहीं हुआ, वो बस मुस्कुराया। ये बस एक स्पेशल मैजिक ट्रिक है। एलेक ने फीकी बियर का एक बड़ा घूंट लिया और हंसा। तो फिर मेरी विश पूरी कर, इस कंजूस बॉस से एक और बियर पिला दे। ऑलराइट। ब्लैक रोब पहने मैजिशियन ने अपना राइट हैंड उठाया और टेबल पर हल्की सी नॉक की। जोर से ग्लास काउंटर पर पटका गया। बार ओनर ने बिना कुछ बोले एक ग्लास बियर भरा और ऑइक के सामने रख दिया। फिर दोबारा अपना ग्लास पहुंचने लगा। ये सीन देखकर एलेक बिल्कुल स्टन रह गया। टोबी, तुम इसे जानते हो?
नो। टोबी ने एलेक को ऐसे देखा जैसे वो बिल्कुल बेवकूफ हो। एलेक ने शक के साथ बियर उठाई, एक सिप लिया देखने के लिए कि कहीं बाद में पैसे न मांग लिए जाएं। जब टोबी ने ध्यान देना बंद कर दिया, एलेक ने हैरानी से मजिशियन को देखा। तुमने कैसे किया? मैंने कहा ना, स्पेशल मैजिक ट्रिक है। मजिशियन ने आराम से साउथविल बियर का एक सिप लिया। तब स्लीव्स फोल्डेड आदमी ने स्नियर करते हुए कहा, मैं बेट लगा सकता हूं तुम और टोबी पहले से मिले हुए हो। तुम्हारा टेबल नॉक करना बस सिग्नल था कि तुम बियर का बिल दोगे। तुम एक और विश मांग सकते हो। और मेरी विश ये है, उस आदमी ने स्मग होते हुए कहा, मेरी और मेरे भाई की एक हाउस बॉम्बिंग में गिर गई थी, अब रीबिल्ड हो रही है। मैं चाहता हूं कि जब मैं वापस जाऊं वो पहले जैसी हो जाए। ये इजी काम नहीं है। फिर मजिशियन ने फिंगर स्नैप की और मुस्कुराया। ऑलराइट, तुम्हारी विश पूरी हो गई। लोग हंस पड़े। सबने इसे एक बेकार मैजिक शो समझकर इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद स्लीव्स फोल्डेड आदमी एलेक के साथ लड़खड़ाते हुए बार से निकला और सबर्ब्स की तरफ चल दिया। 15 मिनट बाद वो अपने रीबिल्ड साइट पर पहुंचे। गवर्नमेंट के दिए हुए टेंट में जाने ही वाले थे कि अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके सामने एक 2 मंजिला घर खड़ा था। बिल्कुल वही घर जिसे उन्होंने सालों में खुद बनाया था। एलेक और उसके भाई ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही कंफ्यूजन थी। मैं इतना भी नहीं पिया, एलेक मरमराया। उस डैम टोबी ने बियर में बहुत पानी मिला दिया होगा। उसका भाई चुप रहा, फिर अचानक भागकर घर की दीवारों दरवाजे को छू कर देखने लगा। रियल है, रियल है। एलेक ने भी कंफर्म किया, घर सच में पहले जैसा बन चुका था। ये देखकर वो हैरान भी था और डरा हुआ भी। तब उसके भाई ने कहा, मेरी विश पूरी हो गई। वो मजिशियन। बात पूरी होने से पहले ही वो बार की तरफ भाग पड़ा। एलेक भी पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बैंग! उन्होंने बार का दरवाजा खोला, पर ब्लैक रोब और टॉप हैट वाला मजिशियन वहां नहीं था। दोनों को हल्का सा सुकून भी मिला और ऐसा भी लगा जैसे कुछ खो दिया हो। शहर के स्क्वायर में एक वॉन्डरिंग मजिशियन एक 10 साल की लड़की के सामने झुककर बैठा हुआ था। मेरी मैजिक है तुम्हारी विश पूरी करना। उसने पास ही एवरनाइट कैथीड्रल की तरफ देखा। लड़की मास से बाहर आई थी और खाली स्क्वायर उसे ज्यादा पसंद आ रहा था। थोड़ी देर सोचकर उसने कहा, मेरी विश है कि मेरे पापा, अंकल और भाई वापस जिंदा आ जाएं। मुझे उनका बेरीवमेंट मनी नहीं चाहिए। मजिशियन चुप रहा। उसकी नजर गहरी थी। लड़की ने होंठ भींचे और जबरदस्ती स्माइल की। मैं मजाक कर रही थी। मम्मी कहती हैं ऐसी विश डेइटीज भी पूरी नहीं कर सकते। फिर उसने नीचे देखा। मुझे बस पापा का हग चाहिए। तब अचानक उसने एक शैडो देखी। ऊपर देखा, रेड शर्ट और व्हाइट पैंट्स पहने एक सोल्जर खड़ा था, मुस्कुराते हुए, बिना राइफल के। वो झुका और आर्म्स खोल दिए। डैडी! लड़की भागकर उससे गले लग गई। आई मिस यू सो मच। उस पल यंग मजिशियन ने अपनी हैट थोड़ी नीचे की, सीधा खड़ा हुआ और स्क्वायर से बाहर चल दिया। रात की हवा में उसकी काली रोब लहरा रही थी। और फिर पल भर में मंडे आ गया। ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में टैरेट क्लब के मेंबर्स एक साथ प्रकट हुए और मिस्टर फूल को ग्रीट किया। क्लेन ने आसपास देखा और उसका दिल भर आया। हैंग्ड मैन ऑफ चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, जस्टिस फ्यूचर में काउंसलर, सन सिटी ऑफ सिल्वर का एल्डर, मून एक सैंग्विन अर्ल, स्टार एवरनाइट चर्च का हाई रैंकिंग डीकन, हर्मिट समुद्र की हिडन क्वीन। मजिशियन और जजमेंट के अलावा बाकी सब सेमी गॉड्स थे। क्लेन ने अपनी नजर हटाई और मन ही मन हंस दिया। अब ये सच में एक हाई एंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन लगता है। फिर उसने कहा, लेट्स बिगिन। चैप्टर 1277 अ क्वालिटेटिव चेन। मिस्टर फूल के शब्दों को सुनते ही एल्गर का दिल एक पल के लिए स्किप कर गया। उसे वही फीलिंग आ गई जो उससे पैकू आइलैंड पर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स को प्रे करते वक्त होती थी। जब उसने फूल को ग्रीट किया तो उसमें कोई नोटिसेबल चेंज नहीं था। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, पर उस पल एल्गर में महसूस किया कि मिस्टर फूल अब पहले से अलग है। ये कुछ स्पिरिचुअल लेवल का था जो एल्गर शब्दों में एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। बस ये फील हुआ कि वो बॉडी जो ग्रेश व्हाइट फॉग में लिपटी हुई थी, अब पहले से हजारों गुना ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। एक सिंपल सेंटेंस या सिंपल एक्शन से एक इंसान की नेचुरल ऑर्डर को सप्रेस किया जा सकता था। मिस्टर फूल ने अपनी अवेकनिंग और आगे बढ़ा ली थी। जब वर्ल्ड फोसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स तक गया और सिटी ऑफ सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया, मिस्टर फूल ने अपनी अवेकनिंग एक स्टेप और आगे बढ़ा दी। उसका लेवल अप सीक्वेंस 0 के बराबर था। अगर सेलर पाथवे इतना सेंसिटिव ना होता हाई रैंकिंग लोगों के लेवल के लिए, तो एल्गर शायद नोटिस भी ना करता। एल्गर कुछ कहना चाहता था, पर भूल गया कि क्या कहने वाला था। लिनर्ड ने आसपास सर्वे किया और देखा कि बाकी मेंबर्स चुप हैं। उसने प्रोब किया। हमारे कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वाकई में एक बैटल ऑफ गॉड्स हुआ था। पार्टिसिपेंट्स जो हाई अबव बैकलैंड अपीयर हुए, उनमें एवरनाइट गॉडेस, गॉड ऑफ कॉम्बैट और अर्थ मदर शामिल हैं। आउटकम? मेरा विश्वास है कि सबको अच्छी तरह पता है। आप लोग क्या सोचते हैं?
लास्ट वीक के टैरो गैदरिंग में लिनर्ड ने ये मैटर ऑलरेडी मेंशन किया था और प्रोएक्टिवली मिस्टर फूल से पूछा था कि क्या हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर फूल ने बस ये बताया कि वो रिसेंटली फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पर फोकस कर रहा था और डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। कैथलिया ने अपनी पजलमेंट छुपाई नहीं। एल्गर ने कुछ सोचने के बाद बोला, मुझे एक रिपोर्ट मिली, जैसे ही वॉर खत्म हुई फेंटर ने साइड चेंज कर लिया। इसका मतलब? ऑड्री ने वेगली ग्रास्प किया। उस पल डेरेरिक ने सामने वाली लेडी को मिमिक किया और अपना आर्म उठाया। मुझे रफली पता है क्यों। यू एमलिन? डिस्ट्रस्ट की आवाज निकलती है। सन पहले फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आइसोलेटेड था और उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड टैरो क्लब के मेंबर्स की वजह से था। तो कैसे हो सकता है कि वो बैटल ऑफ गॉड्स की डिटेल्स जानता हो जितना प्रेजेंट मेंबर्स जानते थे? एल्गर, जो जानता था कि सन हमेशा ऑनेस्ट रहा है, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को सप्रेस करते हुए डीप वॉइस में पूछा, वाई? डेरेरिक ने आसपास देखा और कामली बोला, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा मिस्टर फूल को विटनेस बनाकर कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम किसी को नहीं बताओगे। नो प्रॉब्लम। कैथलिया ने लीड लिया। सबने फूल के सामने प्रॉमिस किया, तब डेरेरिक ने नोट किया। अर्थ मदर जायंट क्वीन अम्बेला नहीं है। रियल अम्बेला काफी टाइम पहले मर चुकी है। उसके रिमेन्स सिटी ऑफ सिल्वर में है। ये न्यूज एक बॉम्ब की तरह सबके दिल में गिर गया। मैसिव अपहीवल क्रिएट हुआ जो उनके माइंड्स को थ्रेटन कर रहा था। एक पल के लिए एल्गर, ऑड्री और बाकी सब एक वर्ड नहीं बोल पाए। लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह फील हुआ। स्टोन स्टैचूज की तरह पैरालाइज हो गए। थोड़ी देर बाद लेनर्ड डिसबिलीफ में पूछा, आर यू श्योर? जैसे ही बोला, रिग्रेट होने लगा। सिटी ऑफ सिल्वर में अम्बेला के रिमेन्स का होना इस मैटर को हाईली क्रेडिबल बनाता है। सबकॉन्शियसली ऑड्री, फॉर्स और जू ने अपनी नजर मिस्टर फूल पर डाली, जो लॉन्ग मॉडल टेबल के एंड में बैठे थे। उनकी आंखों में स्माइल था, पोस्चर सेम था। ये इनडायरेक्टली इंडिकेट करता था कि वो इन्फॉर्मेशन से अग्री करते हैं जो लिटिल सन ने प्रोवाइड किया। ऑड्री ने आंसर देने से पहले नोट किया और बोला, ये काफी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है, पर अगर अर्थ मदर जायंट क्वीन नहीं है तो एंजल ऑफ फेट या रॉबर रोज ने क्यों अज्यूम किया कि वो अम्बेला है, और गॉड ऑफ कॉम्बैट उसके साथ काम क्यों करना चाहता है? ये कौन है? मिस जस्टिस के क्वेश्चन सुनते ही एल्गर थोड़ा इमोशनल हो गया। डिस्कशन फाइनली किंग्स ऑफ एंजल से ट्रू डेटीज तक पहुंच गया। पहले जब उन्होंने इविल गॉड्स की डिसेंट रोकी और सीक्रेट हिस्ट्रीज की नॉलेज शेयर की, तब भी ट्रू डेटीज के बारे में रेयरली डायरेक्टली डिस्कस हुआ। ये एक सबकॉन्शियस फियर था जो उनकी अपब्रिंगिंग से आई थी। अब टैरो क्लब मेंबर्स ने अननोइंगली अपनी रेवरेंस खो दी थी। कैथलिया ने इस बात का नोटिस नहीं किया। वो मिस जस्टिस के क्वेश्चंस पर फोकस किया। परहैप्स अर्थ मदर हमेशा अम्बेला के डिस्गाइज में रही। इसने एंजल ऑफ फेट और गॉड ऑफ कॉम्बैट को फूल किया। हाउ इज दैट पॉसिबल? जू ने इंस्टिंक्टिवली मटर किया। फॉर्स ने डीप ब्रेथ लिया। व्हाट अ हॉरर स्टोरी। तब वर्ल्ड, जो साइलेंट था, बोला, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर ये कवर अप एवनाइट गॉडेस और अदर ट्रू डेटीज की हेल्प से हुआ क्या? एक कॉन्स्पिरेसी जो 2-3 हजार साल चल रही हो। एल्गर की आंखों में इंस्टिंक्टिव फियर फ्रीज हो गया। एवनाइट गॉडेस और अर्थ मदर के लिए डीप सीटेड फियर उसकी सोल में थी। टैरो क्लब मेंबर्स फिर से साइलेंट हो गए जब तक लेनार्ड ने मिस जस्टिस का लास्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, हु इज एग्जैक्टली अर्थ मदर? उसने वर्ल्ड, क्लेन मुलेटी को देखा, आंसर के लिए अटेम्प्ट किया। तभी एक लॉन्ग अवेटेड नॉक हुई। मिस्टर फूल टेबल पर नॉक कर रहे थे। ऑड्री और कंपनी अलर्ट हुए। लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड में देखते हुए रिस्पेक्टफुली वेट करने लगे। मिस्टर फूल क्लेन चकल किया और बोला, मैं कुछ हिंट्स दे सकता हूं। उसने आसपास देखा और कंटिन्यू किया, अर्थ मदर का चर्च सैंग्विन को बिलीवर्स में क्यों कन्वर्ट करता है? अर्थ और मून नेबरिंग पाथवेज हैं। लेजेंड कहता है कि सेकंड एपिक के दौरान एंशिएंट गॉड लिलिथ, जो मून रिप्रेजेंट करती थी, जायंट किंग के बिट्रेल की वजह से मर गई। वो कभी कभी सैंग्विन के प्रेयर्स रिस्पॉन्ड करती है, जैसे पूरी तरह से पेरिश नहीं हुई हो। ये 4 प्रॉम्प्ट्स के बाद टैरो क्लब मेंबर्स इंक्लूडिंग मून एमलिन भी आंसर के बारे में सोचने लगे। अर्थ मदर की ट्रू आइडेंटिटी सैंग्विन एंसेस्टर लिलिथ थी। एमलिन की आंखें बड़ी हो गईं, इंस्टिंक्टिवली स्ट्रेट बैठ गया। माइंड में हर तरह के आइडियाज चल रहे थे। लेनर्ड पहले एस्टॉनिश्ड, फिर मटर्ड इन थॉट। कुछ दिन पहले चर्च ऑफ एवरनाइट ने लेडी ऑफ क्रिम्सन का प्रमोशन स्टॉप कर दिया और प्रेयर साइन चेंज करके क्रिम्सन मून से स्टार्स में कर दिया। हाई रैंकिंग नाइट हॉक डीकन के रूप में उसके पास डॉक्यूमेंट्स रीड करने का राइट था। एवरनाइट गॉडेस ने मून डोमेन का अथॉरिटी बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज किया। कैथलिया ने कंक्लूजन अनाउंस किया जो सबके दिल में था। एट दिस मोमेंट डाउट्स अबाउट अर्थ मदर्स ट्रू आइडेंटिटी वैनिश हो गए। ऑड्री तुरंत मिस्टर फूल को बो किया। बाकी ने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। मून और लिन अभी भी स्टंट थे। मदर गॉडेस इक्वल्स टू एंसेस्टर, एंसेस्टर इक्वल्स टू मदर गॉडेस। आई नेवर चेंज्ड माई फेथ। इंट्यूशन ने बता दिया था कि मदर गॉडेस ही एंसेस्टर है, इसलिए एंसेस्टर ने मुझे फेवर किया और सैंग्विन का सेवियर बनाया। एमलिन के माइंड में थॉट्स फ्लैश हुए। गिल्ट का रीजनेबल एक्सप्लेनेशन मिला। उसने खुद को मोस्ट डिवोटेड सैंग्विन मान लिया। अर्ल को देखते हुए मुस्कुराया।
मिस्टर मून, शायद आप फ्यूचर में अर्थ मदर के चर्च के आर्क बिशप बन जाएं, नहीं सोल सैंग्विन रिप्रेजेंटेटिव। लेनर्ड मुस्कुराया। एवनाइट गॉडेस के पास लेडी ऑफ क्रिम्सन का टाइटल नहीं है। अर्थ मदर जल्द ही सिमिलर ऑनरिफिक नेम ले सकती है। दूसरे चर्चेस को फूल करना इम्पॉसिबल है। एमलिन रफली समझ गया कि चर्च ऑफ एवनाइट के अपर एशेलॉन्स क्या सोच रहे हैं। उसने इमेजिन किया कि जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वो लाइन में खड़े होकर बैप्टिज्म एक्सेप्ट करेंगे। मूड खुशी से भर गया। टैरो क्लब मेंबर्स कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हुए, फिर एल्गर ने काम टोन में कहा, मोस्ट ऑफ आवर मेंबर्स डेमी गॉड्स हैं, सो एडवांसमेंट का टाइम लंबा होगा। फैक्शंस हैं तो बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स, पोशन फॉर्मूला, सील्ड आर्टिफैक्ट्स के लिए ईयर्स लग सकते हैं। गैदरिंग का फोकस अब शायद इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और सीक्रेट कोऑपरेशन पे शिफ्ट हो जाए। ऑड्री, कैथलिया, लेनर्ड ने नोट किया। फूल क्लेन ने आसपास देखा और चकल किया। फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का मैटर खत्म। मेरी कंडीशन काफी रिकवर हो गई है। हायर लेवल आइटम्स मेरे से एक्सचेंज कर सकते हो। ये एक काम रेवलेशन था कि वो रिकवर हो रहे हैं। ये आंसर टैरो क्लब मेंबर्स ने पहले से गेस किया था। जब ऑड्री और कंपनी गेस कर रहे थे कि मिस्टर फूल का लेवल क्या अवेकन हुआ, तब क्लेन ने स्माइल किया और ऐड किया, दोज हायर लेवल आइटम्स इंक्लूड द सी गॉड्स आइडेंटिटी, लेवल एंड स्ट्रेंथ। चैप्टर 1278 रिमाइंडर। मिस्टर फूल के एग्जाम्पल को सुनते ही एल्गर का माइंड लगभग 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके नजरिए से जेएम और स्पैरो के थ्रू सी गॉड की अथॉरिटी पाकर और कैलवाटुआ को रिप्लेस करके मिस्टर फूल ने एक स्टेबल और काफी लार्ज नंबर ऑफ बिलीवर्स ऑब्टेन किए। ये उसकी रिकवरी के लिए एक क्रूशियल स्टेप था। इसीलिए ये सीक्रेट एग्जिस्टेंस कभी भी करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी को छोड़ने वाला नहीं था। और उस पल एल्गर को सरप्राइज हुआ कि मिस्टर फूल एक्चुअली सबको बता रहा था कि सी गॉड का आइडेंटिटी, लेवल और स्ट्रेंथ एक्सचेंज किया जा सकता है। फर्दर रिकवरी के बाद मिस्टर फूल को अब सी गॉड लेवल के एंटिटी और उनके बिलीवर्स की जरूरत नहीं थी। ये एक ग्रेट एग्जिस्टेंस का परफॉर्मेंस था। जो चीज क्वालिफाइड नहीं होती वो बस टेम्परेरीली यूज होती है, कभी मोनोपोलाइज नहीं होती। एल्गर ने अंदर से एक साई की और फिर एक्साइटमेंट फील की। उसे लगा मिस्टर फूल के शब्द स्पेसिफिकली उसके लिए थे। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स में उसने एक्सटर्नल फोर्सेस पे रिलाई करके सीक्वेंस बनाया था फॉर डेमीगॉड। ऑल्दो बेयरली ब्रास तक उठा था, फर्दर एडवांसमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। बुक ऑफ कैलेमिटी चुराने का होप अभी नहीं था। इसीलिए एल्गर ने टेम्परेरीली अपनी एम्बिशन सप्रेस की और पेशेंटली अपॉर्चुनिटी का वेट किया। और अब अपॉर्चुनिटी आ गई थी, और फास्ट। एल्गर अभी रोस्टेड आर्किपेलागो का कार्डिनल था, चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स में। जब सीक्रेटली वो सी गॉड बनेगा और उन वाटर्स की अथॉरिटी कंट्रोल करेगा, वो रोस्टेड आर्किपेलागो का ट्रू किंग बन जाएगा। ये सोचकर एल्गर ऑलमोस्ट कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके लिए काम रहना काफी मुश्किल था। ऑड्री, डेरिक और कंपनी अपनी शॉक हाइड नहीं कर पाए। ये टैरो क्लब डीटी के आइडेंटिटी, लेवल और स्ट्रेंथ एक्सचेंज कर रहा था, इवन अगर वो फॉल्स गॉड ही क्यों ना हो। बट स्टॉर्म पाथवे स्विच करने का इंटेंशन उनमें नहीं था। कंपेयर टू एल्गर वो इतना एक्साइटेड नहीं थे। जल्द ही उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और मिस्टर हैंग्ड मैन पर नजर डाली। एल्गर ने डीप ब्रेथ लिया और हम्बल टोन में लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर बोला, ऑनरेबल मिस्टर फूल, इन आइटम्स को एक्सचेंज करने के लिए क्या प्राइस चाहिए? फूल क्लाइन हैंग्ड मैन के क्वेश्चन का वेट कर रहे थे और स्माइल के साथ बोले, जो मिशंस मैं दूंगा, साथ ही फ्रीक्वेंट प्रेइंग और सिंसियर मेकिंग ऑफ विशेस। जो एम्फसाइज करना था वो सेंटेंस के एंड के वर्ड्स थे, पर उन्हें लगता था टैरो क्लब मेंबर्स ये नोटिस नहीं करेंगे। अब कैसे वो विशेस कंप्लीट करेगा, उसके पास 2 मेथड्स थे। 1. दूसरे बियॉन्ड पावर्स यूज करके डिजायर्ड इफेक्ट्स अचीव करना, जैसे हिस्टोरिकल सीन समन करना और बार ओनर के विश पूरा करना बाय गिफ्टिंग बियर। 2. एक्यूमुलेटेड पावर ऑफ विशेस से डायरेक्टली लो लेवल विश ग्रांट करना और ट्रू मिरेकल क्रिएट करना, जैसे स्नैप से कोलैप्स्ड हाउस इंस्टेंटली अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आना। विश का फुल स्पिरिट फुलफिल। क्लेन सेफ्रा कैसल के लेवल और पावर्स, जो ग्रे फॉग के ऊपर एंजल किंग के इक्विवेलेंट थे, भी यूज कर सकता था। मतलब प्रेयर्स रिस्पॉन्ड करते वक्त वो सीक्वेंस 1 का कोर पावर यूज कर सकता था। ये भी कोर पावर है अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्लेन को रफली 2 इफेक्ट्स का आइडिया हुआ। 1. क्रिएट अ नेसेंट डिवाइन किंगडम। 2. ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग टर्म क्लेन ने खुद कॉइन किया था, क्योंकि वो रियल अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज नहीं था और ना ही करस्पॉन्डिंग मिस्टिसिज्म नॉलेज। ये एबिलिटी अलाउ करती थी कि नॉर्मली डिस्कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को ग्राफ्ट करके इनकंसीवेबल इफेक्ट अचीव किया जाए। एग्जाम्पल, बिगिनिंग और एंड ऑफ अ पाथ को कॉमन नोड में मर्ज करना, जिससे कोई भी उस पाथ को छोड़ नहीं सकता।
बियर्स के केस में भी ऐसे काफी पावर्स हो सकते थे, पर अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का ग्राफ्टिंग डायरेक्टली कंसेप्ट पे एक्ट करता था। ये हाई लेवल ट्रू डीटी के डिसेंट जैसे था और इफेक्ट्स बिजार और कंसील्ड थे। ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट स्टाफ ऑफ द स्टार्स की रेप्लिकेशन पावर्स के अलावा क्लेन सेफरा कैसल में किंग ऑफ एंजल्स की तरह प्रेयर्स रिस्पॉन्ड कर सकता था और भी काफी चीजें वो कर सकता था। मिस्टर फूल ने मिशंस का जिक्र किया। एल्गर को याद आया। उसने तुरंत पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आप चाहते हैं कि मैं फैक के 3 टारगेट्स के रिगार्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूं जो कनॉप्सी बैटल में इन्वॉल्व थे? पहले उसने क्रीपिंग हंगर के सस्पेक्टेड ओनर्स के बारे में इन्फो लिया था, पर एबनॉर्मल कुछ नहीं मिला। फूल क्लाइन ने हल्की सी नोट की और बोला, अब इसकी जरूरत नहीं। इनिशियली क्लू यूज करके ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर को ट्रेस करना था, पर एडम लाइकली गॉड बन गया है, तो अवॉइड करना बेटर है। रिस्पेक्टिंग अ सीक्वेंस 0 ट्रू डीटी प्रिंसिपल यही है, कॉम्प्रोमाइज और गिव अप जरूरत पड़ने पर। एल्गर दोबारा कुछ कहने से पहले फूल क्लाइन ने रिलैक्स टोन में बोला, तुम्हारा करंट मिशन है सी गॉड बिलीवर्स के साथ कोऑपरेट करना और उन लोगों को सेटल करना जो फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से निकले हैं। योर विश इज माई विल, एल्गर ने बिना हेजिटेशन के रिप्लाई किया। डेरिक साइलेंटली साई ऑफ रिलीफ ले गया। अब कोई डाउट, हेजिटेशन या वरी नहीं था। उसका फुल ट्रस्ट था मिस्टर हैंग्ड मैन पर। फूल क्लाइन ने आसपास देखा और स्माइल किया। सी गॉड की आइडेंटिटी, लेवल और स्ट्रेंथ के अलावा और भी चीजें एक्सचेंज की जा सकती हैं। इंपेरेटिव मेज पोशन फॉर्मूला, बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एटसेट्रा। ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए ताकि फूल की स्टैंडिंग डैमेज ना हो। मून सिटी का हेरिटेज इंपेरेटिव मेज का था। क्लेन एक्सचेंज कर सकता था जब विशेस ग्रांट करते वक्त। डायरेक्टली रेजिडेंट्स को सैक्रिफाइस कराना भी पॉसिबल था, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन फाइनली पाएं। क्लेन के पास सिल्वर नाइट मैरियोनेट, सीयर पाथवेज, सीक्वेंस 9 to 3 बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सील्ड आर्टिफैक्ट जनरल ऑफ प्यूपिललेस आई, प्राइमोडियल मून्स ब्लेसेड ब्लड और स्पिरिट वर्म्स से चार्म्स या बुलेट्स थे। अगर विश मेकर टेम्पररी लोन चाहता तो क्लेन हिस्टोरिकल वॉइड से और ले सकता था। इंपेरेटिव मेज पोशन फॉर्मूला और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक भी। जू को इनएक्सप्लिकेबली लगा मिस्टर फूल उसे देख रहे हैं। ऑनेस्टली उसमें मोटिवेशन नहीं थी एडवांस करने की। मिड टू हाई रैंकिंग MI9 मेंबर, डेमीगॉड बनने का चांस लो, फादर की रेपुटेशन रिस्टोर्ड, प्रेसिंग गोल्स नहीं, वॉर खत्म, मदर और ब्रदर वापस बैकलैंड, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने वाले। जू के इनकम के हिसाब से वेल्दी फैमिली सपोर्ट पॉसिबल, इसीलिए जू को अपनी करंट लाइफ अच्छी लगी और चेंज करने का मन नहीं था। पर डेमीगॉड बनने का चांस मिले तो वो मिस नहीं करती। वॉर ने सीक्वेंस 5 की हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस की। टैरो क्लब में असाइड फ्रॉम हर एंड फोर्स सब डेमीगॉड्स थे। फॉल बिहाइंड नहीं करना चाहती थी। जू ने फोर्स को देखा, फिर हेड बाउ किया एंड ऑफ द टेबल पर, इंडिकेट किया शी वुड वर्क हार्ड। फोर्स रफली समझ गया। अगर सीक्वेंस 4 एडवांस ना करना होता तो पोशन फॉर्मूला और बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना अननेसेसरी नहीं होता। सीक्रेट सॉर्सरर बनने की अर्जेंसी नहीं थी। ट्रैवलर के रूप में जैसे मन करे वहां जा सकती थी। डेलीकेसी खाएं, फोर्स के इनिशियल एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड। और मोटिवेशन ये भी था कि डेमीगॉड बनने के बाद टीचर और फैमिली को और हेल्प कर सकें। फॉग कवर्ड मिस्टर फूल को चेयर में लीन करते देखकर ऑड्री ने और कुछ नहीं बोला। थोड़ी हेजिटेशन के बाद बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक क्वेश्चन है। अगर किसी मैटर का आउटकम आपसे बिल्कुल अनरिलेटेड हो, सिर्फ एग्जिस्टेंसेस के फीलिंग्स और गैम्बलिंग का रिजल्ट हो, तो आप क्या करेंगे? इसके साथ एल्डर हंसा। एवरीवन इज डेस्टिन्ड टू डाई, इनएविटेबल नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। डज दैट मीन लाइफ इज मीनिंगलेस? वो शायद पहले से ये सोच रहा था ये प्रॉब्लम। सिंस यू कांट चेंज आउटकम अभी, देन ट्राई योर बेस्ट, इम्प्रूव योर सेल्फ, ऑब्टेन मोर पावर, वील्ड अथॉरिटी, ताकि एक दिन आप गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर मर जाओ इस प्रोसेस के दौरान, बेटर देन डूइंग नथिंग। ये सबसे सिंसियर वर्ड्स थे मिस्टर हैंग्डमैन के, हार्ट से लगे। इनसिग्निफिकेंट भी ग्रेट बन सकता है। ऑड्री टच्ड और नॉट किया। वर्ल्ड, जेएम और स्पैरो ने आसपास देखा और बोला, एवरीवन, एक रिमाइंडर है। टैरो क्लब मेंबर्स एक साथ देखे। क्लेन ने वर्ल्ड कंट्रोल किया और डीप वॉइस में बोला, अपोकलिप्स आएगा, पॉसिबिलिटी है सबका डिस्ट्रॉय होने का, इवन डीटीज का। चैप्टर 1279 सेंस ऑफ अर्जेंसी, अपोकलिप्स। ऑड्री ने पहले चर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम के डेमीगॉड से अपोकलिप्स की प्रोफेसी सुनी थी, लेकिन हमेशा उसे इतना कॉर्पोरियल नहीं लगा जैसे ये लोगों को धोखा देने के लिए है। वॉर का थोड़ा एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था, जहां इंडिविजुअल काफी प्यूनी फील होता था। फिर भी उसने बिलीव नहीं किया कि दुनिया सिर्फ एक डेकेड दूर है अपोकलिप्स से। इसका कोई साइन नहीं था।
लेकिन जो इंसान ये प्रोफेसी दे रहा था वो मिस्टर फूल का ब्लेसेड मिस्टर वर्ल्ड था, जो हमेशा ट्रस्टवर्दी और एंजल्स को चैलेंज करने में डेयरिंग था। उसका टोन भी फर्म था, जैसे उसने ऑलरेडी देखा हो कि डेकेड बाद क्या होने वाला है। ये चीज ऑड्री को इंस्टिंक्टिवली बिलीव करने पर मजबूर कर गई। उसका हार्ट सिंक हुआ, नर्वस और फ्लस्टर्ड फील किया। साथ ही उसकी कंफ्यूजन काफी कम हो गया। दुनिया के एंड से पहले अब एक और डेकेड था। इवन जो लोग ड्राउन हो रहे हैं वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, और परफेक्टली फाइन सीक्वेंस फॉर डेमीगॉड अपोकलिप्स के लिए तो बात ही अलग है। एल्गा, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, ने रिसेंटली कई अपोकलिप्टिक प्रोफेसीज देखी थीं, पर ये अनवेरिफाइबल मैटर्स जेएम और स्पैरो के अबनॉर्मली सीरियस वार्निंग के लेवल तक नहीं थे। इम्पैक्ट दोनों सोर्सेज से सेम लेवल का नहीं था। साथ ही एक डिटेल को एल्गर में अक्यूटली नोटिस किया। दुनिया ने कहा कि इवन डीटीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पहली रिएक्शन ये थी कि जेएम और स्पैरो मिस्टर फूल के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हैं, क्योंकि मिस्टर फूल भी डीटी है। लेकिन क्विकली उसने ये आइडिया रिजेक्ट किया। आफ्टर ऑल, जेएम और स्पैरो मिस्टर फूल के ब्लेसेड थे और मोस्ट डिवाउट बिलीवर थे। टैरो क्लब के अदर मेंबर्स एक्सीडेंटली मिस्टर फूल को ब्लास्फीम कर सकते थे, लेकिन जेएम और स्पैरो के लिए ये इम्पॉसिबल था। दो प्री रेक्विजिट्स के बेसिस पर जेएम और स्पैरो मिस्टर फूल को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उसने कहा कि इवन डीटीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एल्गर क्विकली एक और कंक्लूजन पे आया। जेएम और स्पैरो के वर्ल्ड के दिल में मिस्टर फूल का लेवल ट्रू डीटी से भी ऊपर था। ये एल्गर ने कभी डाउट नहीं किया। आफ्टर ऑल वो पावर हाउस था जो ऑफन एंजल्स के साथ इंटरैक्ट करता था। ये नॉलेज उसके लिए शॉक और पजल दोनों थी। टेम्पररी और रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। कटीलिया, जिसे स्नेक ऑफ फेट का ब्लड यूज करके डेमीगॉड लेवल तक एडवांस किया था, ओकेजनली अपोकलिप्स का डॉन ड्रीम करती थी, थैंक्स टू हर पाथवे हैविंग क्लेयरवॉयंट एट सीक्वेंस 3। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट भी ओकेजनली रिमाइंड करती थी, इसलिए मिस्टर वर्ल्ड के वर्ड्स पे सरप्राइज या शॉक नहीं हुई। बस लग रहा था जैसे स्टर्ड डस्ट फाइनली सेटल हो गया हो। फ्यूचर के लिए ये मिस्टिकोलॉजिस्ट इक्वली लॉस्ट थी। अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के अलावा एफर्ट्स कहाँ डायरेक्ट करना नहीं जानती थी। अपोकलिप्स के बारे में जो और फॉर्स ने मैम हर्मिट के अक्रॉस एक दूसरे को देखा और रेजिंग अपहीवल्स फील किया अपने हाथ्स में। कभी सोचा भी नहीं था कि जो वंडरफुल लाइफ वो जी रहे हैं वो 2 डेकेड से ज्यादा नहीं चलेगी अनलेस कुछ हो। ये टाइम था जब वो अपने प्राइम में थे। इवन अगर डेमीगॉड्स नहीं होते, एजिंग बॉडीज के कारण लॉस ऑफ कंट्रोल का वरी नहीं था। जेएम और स्पैरो की प्रोफेसी की ऑथेंटिसिटी पे डाउट नहीं हुआ उन्हें। मोमेंटरीली फियर और हेवीनेस फील किया। शुरू में डेरिक डिप्रेस्ड फील कर रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर ने अभी फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को लीव किया था और लाइट वर्ल्ड में आया था। फिर भी अपोकलिप्स से पहले ये कुछ लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। जल्द ही उसने अपने आप को कंपोज किया और मिस्टर फूल पे बिलीव करने का डिसीजन लिया। ये ग्रेट एक्सिस्टेंस जो सिटी ऑफ सिल्वर को फॉरसेकन लैंड से रेस्क्यू कर सकता था, वो अपोकलिप्स भी रोक सकता था। Although I am the savior of the sanguine during the apocalypse, I never expected it to happen so soon. I am only an earl. एमलिन ने फ्राउन किया। लगता था जैसे स्टूडेंट ने कुछ डेज के लेसन्स अटेंड किए हों और सडनली एग्जाम देना पड़ रहा हो। पर ये एक्साइटमेंट भी लाए, अपनी मिशन फुलफिल करने और ग्रेटनेस दिखाने का मौका आने वाला था। लेनर्ड ने डूम्सडे प्रोफेसी पुराने ज़ोरास्ट्रियन पैलेस से सुनी थी। रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट नहीं पता, पर मेंटली प्रिपेयर्ड था। अभी वो फर्स्ट स्नैपबैक हुआ और पूछा, Why would the apocalypse suddenly happen? There are no signs of it. क्लेन ने वर्ल्ड कंट्रोल किया और रिप्लाई किया, बस तुम साइंस नोटिस नहीं कर रहे। क्या लगता है कि गॉड्स का बैटल बिना रीजन के हुआ? सब टैरो क्लब के मेंबर्स स्टन्ड और लॉस्ट इन थॉट थे। वर्ल्ड जेएम और स्पैरो ने ऐड किया, तुम एग्जैक्ट रीजन जानने के क्वालिफाइड नहीं हो। सिर्फ समझना भी इररिप्रेसिबल करप्शन लाएगा। सिर्फ एंजल्स और अबव रेजिस्ट कर सकते हैं। ये चर्च ऑफ नॉलेज के डेमीगॉड के कहने के करप्शन के सिमिलर है, कॉस्मोस के करप्शन के क्लोज है। ऑड्री के माइंड में थॉट्स फ्लैश हुए। मिस्टर वर्ल्ड ने पूरा स्टोरी फिगर आउट कर लिया। क्या वो करप्टेड होने से नहीं डरता? ओह, वो ऑलरेडी एंजल है, अब वो ही है। ये फील हुआ जैसे जेएम और स्पैरो ने एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया हो और ट्रू मिथिकल क्रीचर बन गए हों। एंशिएंट टाइम्स में इसे सब्सिडरी गॉड या डीटी लाइनअप भी कह सकते थे। तुरंत एल्गर, कटेलिया और टैरो क्लब के मेंबर्स ने ट्रुथ समझ लिया। जेएम और स्पैरो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड के टॉप पे एंजल बन चुके हैं। उनके गेसेस जेएम और स्पैरो के मिथिकल क्रीचर को हैंडल करने के प्लान के रिलेटेड थे। कुछ बिलीव करते थे कि ये मिस्टर फूल के रिकवरी का बेनिफिट है ब्लेसेड के लिए, पर फर्स्ट टाइम टैरो क्लब का मेंबर एंजल लेवल पे था, असाइड फ्रॉम होस्ट एंड कन्वीनर। नेचुरली टैरो क्लब के मेंबर्स जेएम और स्पैरो के सीक्वेंस 2 एडवांसमेंट से सरप्राइज नहीं थे। लॉन्ग नंब हो चुके थे उसके प्रोग्रेशन रेट पे। क्लेन ने वर्ल्ड कंट्रोल किया और लुक अराउंड किया। थिंक अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स और कैसे आगे बढ़ना है।
जो, फोर्स और टैरो क्लब के मेंबर्स ने स्लाइट नॉड एक्नॉलेजमेंट के लिए किया। नेक्स्ट 10 मिनट्स फ्री एक्सचेंज हुआ, फिर ये सेशन ग्रेजुअली एंड हुआ। रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने के बाद जो ने अपनी बेडरूम सर्वे की। एक्सप्रेशन स्लोली सॉलम हुआ, फिर से प्रेसिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी फील किया। रूम से बाहर वॉक करते ही जो ने देखा फोर्स भी कॉरिडोर में आई। मोमेंटरी पैरालिसिस पहले नहीं था। वेयर आर यू प्लानिंग टू गो? दोनों ने एक साथ पूछा और फिर साइलेंस। कुछ सेकंड्स बाद एक हैंडसम यंग मैन गेस्ट रूम से बाहर निकला, नैरो फ्रेम्ड स्पेक्टिकल्स पहने, स्लाइटली फ्लफी हेयर, दोनों हाथ में थिक बुक्स। ओ नो, क्लासेस याद नहीं था। यूथ मम्बल्ड और स्टेयरकेस की तरफ रश किया, जो और फोर्स के प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए। ये जो का यंगर ब्रदर रियो डारीचा था। प्री लॉ स्कूल बैकलैंड में एंटर हुआ था। प्री लॉ एग्जाम पास करना पड़ता बिफोर बिकमिंग अ पैरालीगल। पैरालीगल को 5 years स्टडी और वर्क करना पड़ता फुल लॉयर के अंडर बिफोर क्वालिफिकेशन एग्जाम और लाइसेंस। सीनियर लॉयर बनने के लिए बैकलैंड लॉयर स्कूल से यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए। जो ने अपने लिटिल ब्रदर को स्टेयर्स से रन करते देखा और सबकॉन्शियसली स्माइल किया। तुरंत फोर्स को बोला, आई प्लान टू रिटर्न टू MI9 एंड वर्क हार्ड। ट्रिप टू टीचर्स प्लेस प्लान है। फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया। ट्रैवल फिगर तकरीबन ट्रांसपेरेंट होकर वैनिश हो गया। कुछ सेकंड्स बाद फोर्स रीबिल्डिंग प्रिट्स हार्बर के रिलेटिवली इंटैक्ट बिल्डिंग में अपीयर हुई। पेन और पेपर निकाला और नोट लिखा, टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए कि ट्रैवलर पोर्शन डाइजेस्ट कर लिया। पेपर मेल बॉक्स में डाला। ये डोरियन ग्रे एब्राहम्स रेजिडेंस नहीं था। ये वो प्लेस था जहां फोर्स और जेंटलमैन पहले लेटर्स भेजने अग्री किए थे। नेक्स्ट डे फोर्स अराइव हुई और डोरियन ने मीटिंग लोकेशन और टाइम प्रोवाइड किया। एमलिन अपने रूम में आईज ओपन की और स्टैंडिंग कॉलर कोट पहना। माकी लेन निब्स विजिट करने का इंटेंशन। कैरेज रोज स्ट्रीट से गुजरी, उसने विंडो से देखा और सरप्राइज हुआ। हार्वेस्ट चर्च का डोर ओपन था। थोड़ी हेजिटेशन के बाद कैरेज ड्राइवर को स्टॉप करवाया और राइड का पैसा पे किया। टॉप हैट पहना और केन होल्ड किया। रेड आइड सैंग्विन अर्ल स्टेप्स अप किया और हार्वेस्ट चर्च एंटर किया। फादर एट्रोवेस्की क्लीनिंग द प्रेयर हॉल विद बैक हंच्ड, रिलीज्ड एज एक्सपेक्टेड, ट्रूली प्रोटेक्टिव कस्टडी। एमलिन इनवर्डली हेड शेक किया। फादर एट्रोवेस्की ने हेड रेस किया और एमलिन को देखा। वाइप द कैंडलस्टिक्स, ट्राइंग टू प्लीज मदर गॉडेस, एमलिन मम्बल्ड। रूम के पीछे गया, ब्राउन प्रीस्ट रोब ऑफ द अर्थ मदर पहना और काम स्टार्ट किया। दोनों साइलेंट थे, अपना काम किया और हार्वेस्ट चर्च को क्लीन और ट्रैंक्विल रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की। अननोन पीरियड के बाद एक ग्रुप सडनली डोर में एंटर हुआ। एमलिन ने सब कॉन्शियसली देखा, बैरन कॉस्मी ओडोरा, विकाउंट अर्नस्ट बोअर और फेमिलियर फेसेस। एमलिन के लिप्स सब कॉन्शियसली कर्ल अप। चैप्टर 1280 चांस मीटिंग इन द टाइनी सिटी। स्टीम लोकोमोटिव धीरे धीरे मिडसैर के कांस्टेंट सिटी की तरफ चक कर रही थी और हर विसल एक अलग ही एक्साइटमेंट ला रही थी। क्लेन, जो अब एक वॉन्डरिंग मैजिशियन के डिस्गाइज में था, नैरो टेबल के अक्रॉस यंग मैन और उसके पेरेंट्स को देख रहा था। टेबल पे कुछ छोटे छोटे आइटम्स रखे हुए थे। उसने हल्का सा स्माइल दिया और बोला, मेरे पास 2 टाइप्स के मैजिक ट्रिक्स हैं। पहला, आपके विशेस पूरे करने वाला। दूसरा, एक मिरर जो आपके क्वेश्चंस का जवाब देगा। पहला ऑब्वियसली पेड है, दूसरा में आपको मिरर के क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। तो आप किस टाइप का परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे? यंग मैन के ब्लैक हेयर और ब्राउन आईज थे और उसका चेहरा और पोस्चर बता रहा था कि उसने काफी अच्छा एजुकेशन लिया है। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा जो उसके साइड में बैठे थे और हल्का सा स्माइल के साथ बोला, मेरा विश थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको ट्रबल नहीं करूंगा। कंपैरेटिवली मैं ज्यादा क्यूरियस हूं उस मिरर के लिए जो क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। क्लेन ने हल्का सा साय लिया और अपना सर शेक किया। अपनी लेफ्ट हैंड से एक सिल्वर मिरर रिवील किया, दोनों साइड्स पे ब्लैक जेम के साथ। एंटीक लग रहा था। ऑपोजिट यंग मैन क्यूरियोसिटी से देखा और बोला, मेरा सवाल ये है, मेरा विजिट कांस्टेंट सिटी का पर्पस क्या है? क्लेन के चेहरे पे एक टिपिकल स्ट्रीट मैजिशियन टाइप का स्माइल आया। उसने अपने राइट हैंड से मिरर की सरफेस को स्ट्रोक किया और सीरियस टोन में बोला, मिरर मिरर प्लीज टेल मी द आंसर टू द क्वेश्चन। 3 बार रिपीट करने के बाद उसने राइट हैंड छोड़ दिया और मिरर का सरफेस 3 पैसेंजर्स को दिखाया। मिरर पे कुछ सिल्वर वर्ड्स लिखे थे, टू गेट मैरिड। यंग मैन और उसके पेरेंट्स एक दूसरे को डिसबिलीफ में देखने लगे। ट्रेन में बोर्ड करते वक्त उन्होंने कभी भी वेडिंग के बारे में मेंशन नहीं किया था और ना ही कोई क्लू दिया था जिससे ये कनेक्शन बन सके। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा मैजिक देखा जो प्रॉप्स या फेक ऑडियंस पे डिपेंड नहीं करता था। ऑल राइट, अब मिरर के क्वेश्चंस का टाइम है। क्लेन ने स्माइल की और मिरर को राइट हैंड से कवर कर दिया। ऑल राइट, यंग मैन ने इंट्रीग के साथ रिप्लाई दिया। चलो देखते हैं मिरर क्या क्वेश्चन रेज करेगा। क्लेन ने अपना राइट हैंड ड्रामेटिक वे में छोड़ा जैसे एक फॉर्मल मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर रहा हो। मिरर पे सिल्वर वर्ड्स चेंज हो चुके थे और अब कंप्लीट सेंटेंस में एक्सटेंड हो गए। यू वुड प्रेफर योर ब्राइड टू बी अ वुमन इन हर 40s और अबव, राइट? यंग मैन का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, फिर पेल हुआ और फाइनली कंप्लीटली रेड हो गया।
ये कैसे पॉसिबल है? उसने तुरंत रिबट किया। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और ग्रम्बल किया। What kind of strange question is that? It's just kidding. क्लेन ने अपोलोजेटिक स्माइल दिया और जल्दी से राइट हैंड मिरर पे प्रेस किया, जैसे वो नहीं जानता था ऐसा होगा। फिर उसने हैंड रिलीज किया। Indeed, words changed again. How old are you? मिरर ने पूछा। 25 years old. क्लेन ने केयरफुली बोला, जैसे वो ट्रैप में गिरना नहीं चाहता। उसने फील किया कि पेरेंट्स और सराउंडिंग पैसेंजर्स की गेजेस अब उस पे फोकस्ड हो गई हैं। All right, that's the end of the magic performance. क्लेन ने स्माइल किया और मिरर को पुट अवे कर दिया। You can try another magic trick. बस ये बोलते ही स्टीम लोकोमोटिव ने विसल मारा। स्टेशन के एंटर करने का साइन। सॉरी, ये मेरा कॉल है। क्लेन ने गोल्डन पॉकेट वॉच निकालकर टाइम चेक किया, लगेज उठाया और साथ के पैसेंजर्स के साथ ट्रेन से उतर गया। स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जो अभी गैस लैम्प से इल्यूमिनेट नहीं हुआ था, वहां पहुंचा। ये मिडसेयर का बेल्टेन सिटी था, एक सिटी जो कोल माइंस के वजह से कभी प्रॉस्पर और कभी डिक्लाइन हुई। क्लेन के लिए इस जगह का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि ये प्रीवियस वर्ल्ड वॉर में एक स्ट्रेटेजिक नोट था। FESAC ने 3 रूट्स यूज किए इन्वेजन के लिए। अमंथा माउंटेन रेंज के बॉर्डर पे अटैक किया टू ब्रेक लैंड डिफेंसेस, सोनिया आइलैंड से कोस्टल हार्बर्स पे अटैक और लैंडिंग अटेम्प्ट, मेन रेलवे फॉलो करके बैकलैंड मार्च, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, आयरन क्लैड वॉरशिप्स और हाई आर्बिटर्स के कंबाइंड माइट की वजह से FAC और फेनापोर्टर के नेवल फोर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं ला पाए। नेवल सुपीरियरिटी भी फेल हुई। अमंथा माउंटेन रेंज के बैटलफील्ड्स में चर्च ऑफ एवरनाइट के हेडक्वार्टर्स वेव आफ्टर वेव ब्लॉक करते रहे। वॉर के दौरान कभी नहीं गिरा, थस विनकर काउंटी और ईस्ट चेस्टर काउंटी फायर क्रूसिबल अवॉइड कर पाए। तीनों रूट्स में सिर्फ सक्सेसफुल रूट मिडसेयर ट्रूसवा था। जॉइंट नेवल लैंड ऑपरेशन किया और लोन के सेकंड लार्जेस्ट सिटी कॉन्स्टेंट सिटी कैप्चर किया, फिर साउथ ईस्ट जाके बैकलैंड में इनस ट्रूप से रेंडवू किया। क्लेन एक वॉन्डरिंग मैजिशियन के रोल में था। एक तरफ विशेज अक्यूमुलेट करना, मिरेकल्स डिस्प्ले करना, पोशन डाइजेस्ट करना और स्ट्रेंथ इंक्रीज करना। दूसरी तरफ वॉर के पाथ को ऑब्जर्व करना, अपनी आईज, एयर्स, सोल से वॉर का असली डैमेज देखना, कॉस्मोस और अंडरग्राउंड सीक्रेट्स जान के एवरनाइट गॉडेस के प्लान को समझना और एक्सेप्ट करना। सैक्रिफाइसेस को इनडिफरेंट नहीं माना, पर यह कंफर्म किया जॉर्ज II को ब्लैक एम्परर बनने से रोक ना पाते तो वर्ल्ड वॉर फिर भी होती, पर लोन अपर हैंड में होता। एवरनाइट गॉडेस और एलाइज गॉड ऑफ कम्बैट के अगेंस्ट हेड ऑन फेस करते, अर्थ मदर से हेल्प लेनी पड़ती। तब बैटल्स इंटेंसिटी और स्केल काफी एक्सीड करता। इस रीजन की वजह से क्लेन फैसैक के इन्वेजन पाथ को फॉलो कर रहा था। स्टेशन की ट्रेसेस ऑफ गन पाउडर छोड़ के सूटकेस उठाया और होटल्स के एरिया में गया। नाइट में स्ट्रीट्स और एलीज में स्ट्रोल करता और विशिंग मैजिक परफॉर्म करता। कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते ही क्लेन का स्पिरिचुअल इंट्यूशन स्टर हुआ। स्ट्रीट के एंड में ब्लैक हेड वुमन दिखी, सिंपल लिनन रोब और ट्री बार्क बेल्ट में, बिना सॉक्स या शूज के। अरियाना, चर्च ऑफ एवरनाइट एस्थेटिक्स की लीडर, ग्राउंडेड एंजल। बेल्टेन में, शुडंट शी बी बैक एट एवरनाइट क्लॉइस्टर, कैथीड्रल ऑफ सेरेनिटी या फैसैक कैपिटल में मिलम के साथ गॉड ऑफ कम्बैट एस्टेट हैंडओवर में? ग्राउंडेड एंजल का सडन अपीयरेंस स्मॉल सिटी में सिंपल मैटर नहीं था। क्लेन ने स्लाइटली फ्राउन किया, पजल्ड था। हेजिटेट करते हुए डिसाइड किया पूछने के लिए, पर अरियाना ऑलरेडी क्राउड में वैनिश हो चुकी थी। कंसीलमेंट सर्वेंट होने के नाते क्लेन ट्रैक नहीं कर सकता था। अमॉन भी हेल्पलेस। क्लेन ने डीप ब्रेथ ली और होटल एंटर किया, रूम लिया, लगेज स्टो किया, वॉन्डरिंग मैजिशियन अटायर मेंटेन किया और एरोस साथ ले गया। स्पिरिचुअल इंट्यूशन फॉलो करते हुए म्युनिसिपल स्क्वायर में गया। म्युनिसिपल हॉल के पास नोटिस बोर्ड लगा था जिसपे काफी नोटिस स्पेस थे। क्लेन ने देखा क्राउड सराउंडिंग द नोटिस बोर्ड। नया नोटिस लग रहा था तो वो पेरिफेरी में खड़ा हो गया और वुडन साइन बोर्ड देखा। मिडिल में स्लाइटली येलोड पेपर, ब्लैक इंक और लूज राइटिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर न्यू कॉन्सल। नाउ आई विल इशू 3 न्यू लॉज। Without my permission, no living being can leave this place. All life is equal in front of law. Even ordinary people can kill an angel. Those committing below crimes will be severely punished. Highest penalty, death. Murder, theft, chanting complete honorific name of the deity, offering sacrifices to evil deities, fraud, leaking secrets. Chapter 1281 Anomaly। बेल्टेन सिटी के एक पुराने से बार के अंदर हल्की पीली गैस लैम्प्स की रोशनी में रॉय, बाइल्स, फिल और पाशा एक छोटी सी राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सब अपने अपने हाथों में साउथ विल बियर पकड़कर धीरे धीरे पी रहे थे। वो लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बस पास वाली टेबल पर बैठे कुछ नशेड़ी लोगों की बातें सुन रहे थे जो सुपर नेचुरल पावर्स और अजीब अजीब मिस्टिसिज्म इंसिडेंट्स पर जोर जोर से डिस्कशन कर रहे थे। अरे भाई, मैंने अपने आंखों से देखा है, एक ड्रंक आदमी बोल रहा था।
फिकेशंस सिर्फ भालू जैसे दिखते ही नहीं, वो आग भी कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल जैवलिन की तरह फेंकते हैं। बकवास। दूसरा बोला, सुपरनैचुरल पावर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं? इम्पॉसिबल। हा, तुम कुछ नहीं जानते। तीसरा हंस पड़ा। एक दिन मैं इतना पी गया था कि कब्रिस्तान के पास ही सो गया। तब मैंने चर्च ऑफ एवरनाइट के लोगों को देखा और उनके साथ गोस्ट्स थे। हाँ, गोस्ट्स हवा में तैर रहे थे। दिल कांप गया था। ये लोग अपनी कहानियां सच से सुना रहे थे या बस सुनी सुनाई बातें दोहरा रहे थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ वो बोल रहे थे, उनके चेहरे लाल हो रहे थे और बोलते वक्त थूक उड़ रही थी। इससे एक बात क्लियर थी, शराब के बाद लोग और ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं। नॉर्मली डिप्रेस्ड रहते हैं, पर पी लेने के बाद ब्रैगिंग और एग्जैजरेशन शुरू हो जाता है। बाइल्स, जो बेल्टेन का ही लोकल था, ये सब देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने दोस्तों को एक्सप्लेन किया। जब से कोल माइन सूखने लगे हैं, तब से यहाँ के यंग लोग धीरे धीरे कॉन्स्टेंट सिटी और बैकलैंड निकल गए। शहर का माहौल दिन ब दिन और घुटने वाला हो रहा है। बेल्टेन बस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बाइल्स अभी 30 का भी नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे बहुत पहले बड़ा कर दिया था। बचपन में वो खुद माइंस में काम कर चुका था और बस किस्मत से जिंदा बचा था। उसकी स्किन काफी टैंड थी, मसल्स ज्यादा बल्कि नहीं थे, पर देखकर लगता था जैसे स्टील से बने हों। ग्रुप के लीडर रॉय ने बियर का घूंट लिया और हल्का सा स्माइल करके बोला, हो सकता है वो लोग सच ही बोल रहे हों, सिर्फ ब्रैगिंग नहीं है। पिछली वॉर ने वाकई सुपरनैचुरल पावर्स को काफी लोगों के सामने ला दिया है, स्पेशली उन सोल्जर्स के सामने जो डायरेक्टली बैटलफील्ड में थे। जो जिंदा बच गए, उनके पास अपनी अपनी कहानियां हैं। वो बोलते वक्त काफी कैजुअली कह रहा था, जैसे बात किसी और की हो, पर असल में ये बात उन चारों पर ही अप्लाई होती थी। बाइल्स और रॉय बेल्टेन सिटी के डिफेंस में लड़ चुके थे। फिल कभी फिकेशंस के हाथों लूट लिया गया था, बस जान बच गई। पाशा और उसके कुछ लोगों ने हार्बर बैटल के दौरान दुश्मन सोल्जर्स को ल्योर करके एम्बुश किया था। उन सब ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था और अलग अलग वजहों से उन्हें सुपरनैचुरल पावर्स मिल गई थी। वॉर के बाद कियोस इतना ज्यादा था कि या तो उनका अपनी यूनिट से कांटेक्ट टूट गया या फिर उन्होंने खुद ही छुप जाने का फैसला किया। धीरे धीरे सेम एक्सपीरियंसेस की वजह से ये चारों एक दूसरे के दोस्त बन गए। इस बार वो बाइल्स के होम टाउन बेल्टेन आए थे, ये देखने के लिए कि कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जिंदा बचा है या नहीं। इस दुनिया की रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पाशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फ्यूचर में हम सब अलग अलग जिंदगी जिएंगे, एक ब्रांड न्यू फ्यूचर के लिए। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बार के अंदर अचानक एक तेज चीख गूंजी। रॉय और बाकी लोग इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। उन्होंने तुरंत आवाज की डायरेक्शन में देखा। वहां एक यंग मैन फ्लोर पर पड़ा था, दर्द से इधर उधर लौट रहा था। गैस लैंप्स की डिम रोशनी में सबने देखा, उसके कपड़े पीठ से फटे हुए थे और उसकी स्किन पर ब्लड रेड स्ट्रीक्स थीं, जैसे किसी ने कोड़े से मारा हो। लेकिन किसी के हाथ में कोड़ा नहीं था। वो लड़का सिर्फ एक बार चीखा था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि उसे एक ही पल में काउंटलेस टाइम्स विप किया गया था। पर अगर ऐसा था तो किसी ने देखा क्यों नहीं? वो वॉलेट पकड़े हुए है। पतले से फिल ने ध्यान से देखकर कहा, क्या ये अभी वाली एनॉमली से रिलेटेड है? मैं देख लूं? फिल ने थोड़ा सोचकर पूछा। रॉय ने एक पल सोचा और फिर नॉड किया। केयरफुल रहना। फिल टेबल से उठा और भीड़ के बीच से होता हुआ उस लड़के के पास गया जो अब सिर्फ दर्द में करहा रहा था। उसने धीरे से अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया। टारगेट था एक नॉर्मल सा लेदर वॉलेट। और अगले ही पल आह! फिल की चीख पूरे बार में गूंजी। सबने देखा उसका लेफ्ट रिस्ट स्नैप हो चुका था और हाथ जमीन पर गिर गया। खून हर तरफ छिड़क गया, आसपास खड़े लोगों के चेहरे और कपड़ों पर भी। सीन फ्रीज हो गया। नशे में डूबे गेस्ट्स पहले स्टन रह गए, फिर थूक निगलते हुए डर के मारे या तो गेट की तरफ भागे या कॉर्नर्स में छुप गए। कुछ गलत है। फिल दर्द से लगभग बेहोश हो रहा था, लेकिन फिर भी बोला, किसी ने मुझ पर अटैक नहीं किया। रॉय की आंखें संकरी हो गईं। उसने तुरंत डिसीजन लिया, पहले यहां से निकलते हैं। फिर बाइल्स की तरफ मुड़कर बोला, फिल का हाथ उठा लो और अच्छे से प्रिजर्व करो। मुझे याद है एक मिलिट्री डॉक्टर है यंग बेल्टेन का, वेबर। वॉर के बाद उसने यहाँ प्राइवेट क्लिनिक खोली थी। वो इस टाइप के वुंड्स ट्रीट कर सकता है। वेबर भी एक बियॉन्डर था। सदर्न वॉर में धीरे धीरे एडवांस करके उसने रियलिटी से परे मेडिकल स्किल्स हासिल कर ली थी। लोग कहते थे वो कटा हुआ हाथ भी सिलकर वापस नॉर्मल बना सकता है। ठीक है, बाइल्स ने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसने वुडन बॉक्स निकाला, फिल का कटा हुआ हाथ उसमें रखा और साथ ही पाशा ने अपनी मिस्टिकल ऑइंटमेंट से ब्लीडिंग रोकी और बैंडेज कर दिया। कुछ ही देर में चारों बार से निकल गए। कई लोगों से पूछने के बाद फाइनली उन्हें वेबर का क्लिनिक मिल गया। क्लिनिक बंद नहीं हुई थी। अंदर गैस लैंप्स की रोशनी बाहर तक आ रही थी। रॉय ने बार बार डोरबेल बजाई, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। शायद नशे में है, पाशा ने कहा। रॉय ने हेड शेक किया। नहीं, वेबर पीने वाला नहीं है, थोड़ा फ्लर्टेशियस है, पर बुरी आदतें नहीं है। बात करते करते रॉय ने डोर को धक्का दिया। डोर लॉक भी नहीं था। जैसे ही डोर खुला, उन्होंने 2 लाशें देखीं।
क्लिनिक के बीच में हवा में 2 लोग लटके हुए थे। बाहर से आती हवा के साथ वो धीरे धीरे झूल रहे थे। एक आदमी 30s का व्हाइट कोट में, दूसरी एक यंग नर्स यूनिफॉर्म में। दोनों के लोअर बॉडीज नेकेड थे, आंखें बाहर निकली हुई, जुबान आधी बाहर। इनविजिबल रस्सी से सीलिंग पर लटकाए गए थे। उनके चेहरों पर सिर्फ फियर, डिस्पेयर और एम्प्टीनेस थी। वेबर, रॉय ने पहचान लिया। रॉय, पाशा, फिल और बाइल्स, सबकी स्पाइन में ठंडी सी लहर दौड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ और आगे और क्या हॉरर उनका इंतजार कर रहा है। तभी साइड से चेयर गिरने की आवाज आई। एक औरत गोद में बेबी लिए कांपती हुई खड़ी थी। वो विस्पर कर रही थी। वो अफेयर में थे, लेकिन इससे क्या लेना देना। रॉय ने गहरी सांस ली। उसने तुरंत कहा, चलो यहां से चलते हैं। उसने न पाशा से कहा कि औरत को संभाले, न क्लिनिक का सामान लिया। सब मुश्किल से थूक निकलकर वहां से निकल गए। फिल के लिए अब अननोन का डर हाथ के दर्द से भी ज्यादा था। ये सब हो क्या रहा है? उसने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? बाइल्स गुस्से में बोल पड़ा। रॉय ने आसपास देखा और बोला, शांत रहो। ये कोई ऐसा टेरिफाइंग बियॉन्डर इंसिडेंट है जो हमारी इमेजिनेशन से बहुत आगे है। इसका मतलब और कुछ हो ही नहीं सकता। पाशा ने अग्री किया। तो अब क्या करें? फिल ने एंग्शियसली पूछा। रॉय ने थोड़ा सोचा और बोला, पहले बेल्टेन छोड़ने की कोशिश करते हैं और जो हुआ है उसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। रूल्स समझे बिना हम सेफ नहीं रह सकते। चलते चलते उन्होंने एनालिसिस शुरू की। वेबर को अफेयर के लिए लटकाया गया। फिल का हाथ तब कटा जब वो वॉलेट उठाने गया। थेफ्ट। कॉमन पॉइंट समझे? पाशा ने कहा। रॉय की आंखों में एक थॉट चमकी। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं? इम्पॉसिबल। बाइल्स और फिल एक साथ बोले, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे सीरियस हो गए। हो सकता है कोई इनविजिबल लॉ एनफोर्सर हो, बाइल्स ने धीरे से कहा। रॉय ने नॉट किया। हाईली पॉसिबल। थोड़ी देर बाद वो म्यूनिसिपल स्क्वायर पहुंचे। वहां नोटिस बोर्ड के आसपास भीड़ थी। उन्होंने सोचा शायद ऑफिशियल्स का वार्निंग हो। नोटिस पढ़ते ही उनकी आंखों में प्योर हॉरर आ गया और नीचे येलो पेपर पर लिखा था, ऑल सिटीजन्स आर टू अरेस्ट फॉरेनर्स यूजिंग ऑल पॉसिबल मीन्स। फॉरेनर्स को अरेस्ट करो। रॉय और बाकी लोगों का दिल जोर से धड़का। उन्होंने आसपास के लोगों को देखा। गैस लैंप्स की डिम रोशनी में उन लोगों की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। चैप्टर 1282 क्राइम। फॉरेनर को देखते ही कैसे पहचान लोगे? रॉय ने दिल के अंदर उठते हुए पैनिक को जबरदस्ती दबा दिया। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे वो सिर्फ येलो पेपर के कंटेंट्स पर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहा हो। असल में उसके हर शब्द के पीछे एक हिडन मीनिंग थी। वो फिल और पाशा को शांत रहने का सिग्नल दे रहा था ताकि वो घबरा ना जाए। आखिरकार बिल्स के अलावा बाकी 3 भी लो एंड के ही सिटीजन्स थे। उनमें किसी का भी सदर्न कॉन्टिनेंट से कोई लेना देना नहीं था। चेहरा मोहरा, स्किन, फीचर्स, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें फॉरेनर बना दे। लेकिन ये सुपरनैचुरल इंसिडेंट है, पाशा हकलाकर बोली। इसमें कॉमन सेंस काम करे जरूरी नहीं। ये सुनते ही रॉय का दिल ठंडा हो गया। उसकी नजर उन सिटीजन्स पर पड़ी जो एक्सप्रेशनलेस चेहरों के साथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, न गुस्सा, न क्यूरियोसिटी, सिर्फ खालीपन। भागो, रॉय ने धीमी आवाज में जोर से कहा। बात खत्म होने से पहले ही वो घूमकर सबसे पास वाली गली की तरफ दौड़ पड़ा। पाशा और फिल तुरंत उसके पीछे हो लिए। बिल्स, जो यहीं का लोकल था, बिना कुछ बोले पीछे रह गया कवर देने के लिए। उसकी स्किन पर तुरंत इल्यूसरी फिश स्केल्स उभर आए। बैंग बैंग बैंग। कुछ सिटीजन्स ने अपनी डबल बैरल्ड हंटिंग गन्स उठाई और फायरिंग कर दी। रॉय, फिल और पाशा ट्रेंड बियॉन्डर्स थे। दौड़ते हुए वो कभी डायरेक्शन बदलते, कभी आगे रोल कर जाते, बुलेट्स को मुश्किल से डॉज करते हुए। पाशा के गाइडेंस में वो तंग गलियों से गुजरते हुए अपने परस्यूअर्स को छकाते हुए एक अंधेरी खाली कॉर्नर में छुप गए। अब क्या करें? फिल, जो एक हाथ खो चुका था, हाँफते हुए बोला। नोटिस के हिसाब से हम शायद शहर छोड़ भी नहीं सकते। रॉय का दिमाग भी उथल पुथल में था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। अगर लीडर पैनिक करता तो पूरी टीम टूट जाती। पहले रूल्स समझने होंगे, उसने धीरे से कहा। तभी हम उनका लूप होल ढूंढ सकते हैं। पाशा ने अलर्ट बिल्स की तरफ देखा। क्या ऐसे नोटिस पहले कभी लगे हैं? बिल्स ने नोट किया। हाँ, जब मुझे आर्मी में रिक्रूट किया गया था तब म्यूनिसिपल स्क्वायर पर असेंबल हुए थे। नोटिस बोर्ड नॉर्मल ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शायद वो 2 पेपर्स ही की हैं। लॉस के अंदर मिस्टेक इंटेंट है, पाशा ने तुरंत ऐड किया। रॉय में अग्री किया। बिल्कुल, और मुझे लगता है जब तक लॉस पब्लिकली डिस्प्ले ना हो वो इफेक्ट में नहीं आते। अगर हम उन पेपर्स को फाड़ सके तो शायद रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएं। ये सुनते ही सब चुप हो गए। कुछ सेकंड्स बाद फिल के चेहरे के मसल्स ट्विच हुए। ट्राई करते हैं, उसने कहा। अगर यहीं फंसे रहे तो सिटीजन से बच भी गए तब भी किसी और रीजन से पनिशमेंट मिल सकती है। उन सब के सीक्वेंस हाई नहीं थे। थोड़े से लोगों से लड़ना एक बात थी, लेकिन पूरे शहर के दुश्मन बन जाना सीधा मौत को बुलाना था। वॉर देख चुके लोग थे, उन्हें पता था हेजिटेशन सबसे बुरा डिसीजन होता है, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी।
पाशा जो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर थी, उसके गाइडेंस में चारों एक दूसरी गली से घूमकर फिर से म्यूनिसिपल स्क्वायर आ गए। इस बार नोटिस के आसपास कोई सिटीजन नहीं था। लग रहा था जैसे सब लोग शहर भर में फॉरेनर्स ढूंढने निकल पड़े हों। 2 गैस लैंप्स के बीच खड़ा नोटिस बोर्ड, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेजान। रॉय और बाकी लोग धीरे धीरे पास गए, रेडी कि अगर कुछ भी गलत हो तो तुरंत भाग सकें। तभी अचानक रॉय के दिमाग में एक सवाल आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, नोटिस तोड़ना इलीगल एक्ट माना जाएगा? इन थ्योरी हाँ। पाशा एक पल के लिए रुकी। उन्होंने तुरंत 3rd लॉ के नीचे लिखे क्राइम स्कैन किए। 8th, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी। ये भी है, बिल्स के मुंह से निकल गया। खून की कमी की वजह से फिल पहले ही पीला पड़ चुका था, अब और भी सफेद पड़ गया। इसकी पनिशमेंट क्या है? ये क्राइम बहुत सीरियस नहीं लग रहा था। अगर पनिशमेंट हल्का हो तो फिल रिस्क लेने को तैयार था, सिर्फ इस नाइटमेयर को खत्म करने के लिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, फर्स्ट टाइम विपिंग। चारों झटके से घूम गए। उनके सामने एक यंग मैन खड़ा था, ब्लैक रोब, लंबा हैट, बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था। रिपीट ऑफेंस पर हाथ काट दिया जाता है, वो कामली बोला। उसके बाद क्या होता है मुझे भी नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? रॉय ने अलर्ट होते हुए अपनी कंसील्ड डैगर को ग्रिप किया। यंग मैन मुस्कुराया, ट्राई कर चुका हूं, नोटिस फाड़ने का कोई फायदा नहीं, वो तुरंत रिस्टोर हो जाता है। तो तुम्हें विप मिली थी? पाशा को समझ आया। हाँ, उसने नोट किया, पर बाद में फ्रॉड के लिए मेरा हाथ काट दिया गया। फ्रॉड? बिल्स कंफ्यूज हो गया। यंग मैन हंसा। मैंने खुद नोटिस नहीं तोड़ा, मैंने एक डमी बनाया, विप डमी को पड़ी। बोलते हुए उसने अपना राइट आर्म उठाया, बिल्कुल फिल की तरह उसका भी रिस्ट कटा हुआ था। अगला पल स्टंप के अंदर का मांस हिलने लगा, ट्रांसपेरेंट वर्म्स बाहर निकले, आपस में जुड़ते गए और एक नया हाथ बन गया। इस दौरान रॉय और बाकी लोगों को डर महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स भर गए थे। इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। जैसे ही हाथ नॉर्मल बना, उन्हें होश आया। बाय द वे, यंग मैन बोला, मैं एक वॉन्डरिंग मैजिशियन हूं, ये और कोई नहीं क्लाइन था। वो चारों को देखकर मुस्कुराया। मेरा बेस्ट मैजिक विशेस पूरी करना है, बताओ कोई विश? रॉय के चेहरे पर होप आ गई। क्या तुम हमें बेल्टेन से बाहर निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स, क्लाइन ने कहा, पर अभी नहीं। फिर उसकी नजर फिल पर पड़ी। तुम्हारी विश क्या है? मेरा हाथ ठीक कर दो, फिल ने धीरे से कहा। ऑल राइट। बिल्स ने वुडन बॉक्स निकाला, फिल ने बैंडेज हटाई, क्लाइन ने व्हाइट पेपर से वूंड वाइप किया। पेपर 2 टुकड़ों में स्प्लिट हुआ और दर्द गायब। फिल का हाथ बिल्कुल ठीक। तुम्हारी विश पूरी हुई। बिल्स की विश फैमिली का पता मिरर ने दिया। बेल्टेन ग्लोरेन सेमेट्री, ग्रेव कीपर्स हट। दुख और खुशी दोनों एक साथ। पाशा ने सोच समझकर विश मांगी। जब तक हम बेल्टेन से जिंदा बाहर ना निकल जाएं, हमें प्रोटेक्ट करो। स्मार्ट, क्लाइन ने कहा। और फिर उसने आरियाना को बुलाया। आरियाना ने शांत आवाज में कहा, चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड लैरियन भाग गया है और उसके साथ एक सील्ड आर्टिफैक्ट 002। यहीं से असली डिजास्टर शुरू होने वाला था। चैप्टर 1283 ग्रेजुअली डीपनिंग 002। क्लेन ने अपने मन में धीरे से ये सीरियल नंबर दोहराया। सिर्फ नंबर ही था, लेकिन उसके साथ जो प्रेशर आ रहा था उससे ये क्लियर हो गया था कि ये प्रॉब्लम उसकी सोच से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। स्ट्रिक्टली बोलें तो ये कहना गलत होगा कि 002 005 से ज्यादा भयंकर ही होगा, क्योंकि 005 मैजिक विशिंग लैंप असल में एक सील्ड आउटर डीटी का एसेंस था। एक ऐसा एंटिटी जो प्रेजेंट के ट्रू डीटी से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। अगर उस पर आउटर शेल की रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो वो सिर्फ इस दुनिया को ही नहीं, पूरे सोलर सिस्टम को भी मिटा सकता था। लेकिन सील्ड आर्टिफैक्ट्स की दुनिया में एक रूल ऑलमोस्ट सब जानते थे, नंबर जितना छोटा उतना ज्यादा डेंजरस। इस हिसाब से 002 जो सिर्फ 001 से नीचे था, अक्सर केसेस में 005 से भी ज्यादा अनस्टेबल, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मुश्किल से सील होने वाला हो सकता था। 4th एपॉक के एंड में जब 7 चर्चेज ने ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स को ऑफिशियली सीरियल नंबर्स देना शुरू किया था, उन्हें सिर्फ 2 डिजिट तक ही रखा गया। इसका मतलब था 002 जैसे आर्टिफैक्ट की टेरर लेवल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। और फिर एक और बात, गॉड ऑफ कॉम्बैट ने गॉड्स के बैटल में 002 का यूज क्यों नहीं किया? क्या ये डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं था? या फिर क्या ये इतना ज्यादा डेंजरस था कि फ्रेंड और फो का भी फर्क नहीं करता? ये सब सोचते सोचते क्लेन का चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया। मैम, उसने अरियाना की तरफ देखकर पूछा, 002 के बारे में आप क्या जानती हैं? अरियाना ने धीरे से सर हिलाया। जब डिफरेंट चर्चेज एक दूसरे को ग्रेड 0 और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो सिर्फ सीरियल नंबर तक ही लिमिटेड होती है। ये बिल्कुल लॉजिकल था। ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हर चर्च के अंदर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होती है। नॉर्मली कोई ब्रास लेवल मेंबर तब तक उसकी डिटेल्स नहीं जानता जब तक उसे डायरेक्टली उस आर्टिफैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, और अक्सर मिशन खत्म होने के बाद यादें भी इरेज कर दी जाती हैं। एक तरफ ये इंफॉर्मेशन लीक होने से बचाता है और दूसरी तरफ
सिर्फ जानकारी होना ही कई बार सील को अनस्टेबल बना देता है या खुद जानलेवा साबित होता है। क्लेन ने फिर एक और सवाल पूछा, लेकिन चर्च ऑफ एवनाइट ने तो चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट को टेक ओवर कर लिया था, तब 002 के सारे फाइल्स मिल जाने चाहिए थे। अरियाना ने पास खड़े रॉय और बाकी लोगों पर एक नजर डाली, फिर कामली बोली, लैरियन, चीफ शेपर्ड भागने से पहले ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से रिलेटेड सारे फाइल्स डिस्ट्रॉय कर चुका था। क्लेन के मन में एक ही थॉट आया, इंप्रेसिव और उतना ही अनोइंग। इतनी ज्यादा प्रिकॉशन लेना, इसका मतलब एक ही चीज थी, लैरियन बिल्कुल भी नॉर्मल आदमी नहीं था। गॉडेस का 002 के बारे में क्या ओपिनियन है? क्लेन ने सीधा कोर पर बात की। एवनाइट गॉडेस और गॉड ऑफ कॉम्बैट सेम एरा के एग्जिस्टेंस थे। ऊपर से कंसीलमेंट अथॉरिटी एवनाइट के पास थी। अगर कोई 002 के बारे में कुछ जानता हो सकता है तो वो ही थी। और वैसे भी ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट्स हिस्ट्री में बिना ट्रेस छोड़े कभी एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने जरूर कोई डिजास्टर क्रिएट किया होगा। अरियाना कुछ पल के लिए जैसे पुरानी यादों में चली गई, फिर बिना रुके बोली, पास्ट रेवलेशन में गॉडेस ने 002 को बुक ऑफ रूल्स कहा था। बुक ऑफ रूल्स, ये सुनते ही क्लेन की आंखें सक्रिय हो गई। उसके दिमाग में इंस्टेंटली कनेक्शंस बनने लगे। अपनी पिछली जिंदगी में वो गेम्स का शौकीन था। बुक ऑफ रूल्स जैसे कॉन्सेप्ट उसके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं था। ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो रियलिटी के रूल्स डिफाइन करते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं, क्योंकि वो पावर नहीं, कॉन्सेप्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी बीच अरियाना ने एक और बात ऐड की, तुम्हारा बेल्टेन किटी में होना शायद 002 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील करता है। ये बात क्लेन के दिमाग में बिजली की तरह गिरी। हाँ, अरियाना का यहां होना नॉर्मल हो सकता है, वो लैरियन को ट्रैक कर रही थी, लेकिन मेरा भी यहीं होना ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस था। मिस्टिसिज्म में एक सिंपल रूल होता है, अगर कोइंसिडेंसेस हद से ज्यादा हो जाएं तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या मुझे कोई सेटअप कर रहा है या फिर ये लॉ ऑफ बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का इफेक्ट है? सेटअप लगता नहीं, मैं सेफ्रा कासल का ओनर हूं। अगर कोई मुझे टारगेट करता तो मुझे कुछ एबनॉर्मल पहले ही महसूस हो जाता। कन्वर्जेंस के हिसाब से देखें तो मिस्टर डोर और एंटिगोनस एंसेस्टर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। बचे कौन? जारातुल और एमन। जारातुल से क्लेन जानबूझकर दूर रह रहा था। एमन का ट्रू बॉडी ट्रू क्रिएटर के पीछे पड़ा होना चाहिए। सिर्फ अवतार से इतना पावरफुल कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं लगता। फिर एक और पॉसिबिलिटी उभरी, 002 का सेफेरा से कोई रिलेशन हो सकता है और सेफेरा का सेफेरा कासल से। इस वजह से शायद क्लेन आज बेल्टेन सिटी कोइंसिडेंटली आ गया। अगर ये सच था तो भले ही 002 खुद सेफेरा ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली किसी सेफेरा से लिंक था। क्लेन के दिमाग में पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगी। उसने थोड़ा सोचकर कहा, सिचुएशन के डेवलपमेंट से लगता है कि रूल्स धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। येलो पेपर इसका प्रूफ है। क्या इसका मतलब यह है कि 002 और ज्यादा जिंदा हो रहा है या उसकी रीअवेकनिंग डीप हो रही है? अरियाना ने शांत लहजे में नोट किया, बिल्कुल, इसलिए हमें उसे किसी बड़ी घटना से पहले ढूंढकर सील करना होगा। बेस्ट ये होगा कि हम स्प्लिट हो जाएं और सर्च रेडियस बढ़ा लें। क्लेन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। फिर उसने थोड़ा कैजुअली पूछा, मैम, आप मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ये सीक्रेट्स लीक करना नहीं माना जाएगा? नो, अरियाना ने सीधा जवाब दिया। सीक्रेट्स लीक तब होगा जब अनोमली की इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया तक पहुंचे। अभी बेल्टेन का बाहरी दुनिया से फिजिकल कनेक्शन कट ऑफ है, इसलिए नॉर्मल बातचीत ठीक है, बस कर्स नहीं करना। यह सुनकर क्लेन ने दिल ही दिल में रिलीफ की सांस ली। नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स भी नोटिस के रूल्स फॉलो करेंगे? उसने पूछा। हाँ, अरियाना ने कंफर्म किया। उसके बाद उसका प्रोजेक्शन धीरे धीरे फेड हो गया और गायब। अरियाना के जाने के बाद क्लेन ने मिल चुकी सारी इंफॉर्मेशन को मेंटली सॉर्ट किया। यह केस कॉम्बैट का नहीं था। असली प्रॉब्लम यह थी कि क्या वो 002 को टाइम पर ढूंढकर सील कर पाएगा और सील कर पाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा रूल्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। फॉरेनर्स के लिए जिंदा रहना और मुश्किल हो जाएगा। सिटीजन्स जो ऑलरेडी कंट्रोल में है उनके लिए भी डेंजर बढ़ जाएगा। क्लेन ने रॉय और बाकी लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, जो कुछ तुमने सुना उस पर तुम लोग क्या सोचते हो? रॉय ने पाशा की तरफ देखा, फिर बोला, हमें ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन इतना समझ आ गया है कि 002 बहुत ही खौफनाक चीज है। ये रूल्स बना सकता है और रियलिटी को भी बदल सकता है, और ये अनॉमली वक्त के साथ बदल रही है। और हाँ, चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड भी बहुत पावरफुल बियॉन्डर होगा। क्लेन ने हल्की ताली बजाई, काफी एक्यूरेट। फिर उसका टून थोड़ा सीरियस हो गया। अगर हम सिर्फ छुपने की कोशिश करते रहे तो रूल्स और बढ़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ गलत पांव से दरवाजा पार करने पर भी डेथ सेंटेंस मिल जाएगा। ये सुनकर पाशा, बाइल्स और फिल के चेहरे का रंग बदल गया। सुनने में ये बात फनी लग सकती है, लेकिन अंदर छुपा हॉरर सीधा हद से ज्यादा था। कुछ सेकंड्स बाद पाशा ने गहरी आवाज में कहा, सिटीजन्स हम पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम काउंटर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि किलिंग और वॉलंटरली हार्म करना सीरियस क्राइम है। हम उनकी सेंसेस को डिसीव कर सकते हैं, क्लेन ने कामली कहा, लेकिन लिमिटेड टाइम्स के लिए। फिर उसने फोकस चेंज किया। अब सबसे जरूरी काम यह है कि हम 002 के रूल्स समराइज करें,
तभी हम उसे ढूंढकर सील कर सकेंगे, उसके फुली अवेकन होने से पहले। तुम लोग क्या सोचते हो? मराउडर फिल ने थोड़ा सोचकर कहा। मुझे लगता है कि 002 डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। ये सिर्फ तब पनिश करता है जब हम रूल्स तोड़ते हैं। क्लेन ने फिंगर स्नैप की। एग्जैक्टली। फर्स्ट लॉ, जो क्राइम नहीं करता उसे 002 पनिश नहीं कर सकता। लेकिन सिटीजन्स को फॉरेनर्स अरेस्ट करने का रूल? बाइल्स ने तुरंत बोला। फॉरेनर होना क्राइम नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हिस्ट्री में, क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कई सिटीज ने फॉरेनर डिस्क्रिमिनेशन और एक्सपल्शन के लॉज बनाए हैं। तुम्हें इसमें कोई डीपर रूल दिखा? सब थोड़े कंफ्यूज हो गए। फिर पाशा ने याद किया फ्रॉड वाला क्वेश्चन। उसने धीरे से कहा, शायद 002 के रूल्स तभी काम करते हैं जब वो पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच करें, या कम से कम उन्हें लॉजिकली एक्सेप्टेबल लगते हैं। वेरी गुड, क्लेन ने प्रेस किया। इसे हम सेकंड लॉ मान सकते हैं। रॉय ने भी ऐड किया, ये लॉज धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि हर एक्शन क्राइम बन जाएगा। क्लेन नॉड ही कर रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो गई। उसने नोटिस बोर्ड की तरफ देखा। वहां एक गोटस्किन पार्चमेंट नया चिपका हुआ था, कर्फ्यू ऑर्डर। सबकी आंखें फैल गईं। रात हो चुकी थी। अगर वो ज्यादा देर बाहर रहे तो नेक्स्ट पनिशमेंट शुरू हो जाएगा। चलो, क्लेन ने अपनी टॉल हैट को थोड़ा नीचे करते हुए कहा, हमारे पास टाइम कम है। टारगेट शायद एक बुक है, या तो वो अभी भी चीफ शेपर्ड के पास है या फिर ऑलरेडी कहीं छिपा दी गई है। मेरी इंट्यूशन कहती है सेकंड ऑप्शन ज्यादा पॉसिबल है। फिर उसने कैजुअली ऐड किया, बाय द वे, चीफ शेपर्ड एक ग्राउंडेड एंजल है। ये सुनकर रॉय, पाशा और बाकी लोग जहां थे वहीं फ्रीज हो गए और उनके दिल में एक ही थॉट गूंज रहा था, ये शहर सच में नर्क बन चुका था। चैप्टर 1284 लिमिटेशन लूप होल। इस दुनिया के करंट एरा में किसी न किसी डीटी पर विश्वास रखना बिल्कुल कॉमन बात थी। फर्क सिर्फ इतना होता था कि कौन किस भगवान को मानता है। इसलिए भले ही रॉय, पाशा और बाकी लोग मिस्टिसिज्म की डीप कॉन्सेप्ट्स या एंजल्स के एग्जैक्ट मीनिंग को ना समझते हों, लेकिन एंजल्स के बारे में कहानियां उन्होंने बचपन से सुनी थी, प्रीस्ट्स, बिशप्स और सीनियर लोगों से। उनके लिए एंजल्स मतलब थे डीटीज के सेवक, ऐसे महान प्राणी जो हिम या हर कहकर एड्रेस किए जाने के लायक होते हैं, जिनका हर एक एक्शन मिरेकल क्रिएट कर सकता है। वो बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई नॉर्मल इंसान या इवन नॉर्मल बियॉन्डर कंपेयर कर सके। इन चारों बियॉन्डर्स के दिल में एंजल्स एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर थे, जैसे किसी और दुनिया के पवित्र आत्मा। नॉर्मली ऐसे बीइंग्स डिवाइन किंगडम्स में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में डिसेंड ही नहीं करते, इसलिए उन्हें लेजेंड्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था, जैसे कहानियों के कैरेक्टर, रियल लाइफ के नहीं। पिछली वॉर्स में भी जब उन्होंने कई टेरिफाइंग बियॉन्डर्स देखे थे, तब भी उनके दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आया था कि वो एंजल्स हो सकते हैं। दोनों चीजें उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट लेवल की थीं। लेकिन आज एक वॉन्डरिंग और मिस्टीरियस म्यूजिशियन ने उन्हें सीधा बता दिया था कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड एक एंजल है जो इस वक्त जमीन पर चल रहा है। फिल और बाकी लोगों ने इस बात पर बिल्कुल शक नहीं किया। सबसे पहली वजह, ये मिस्टीरियस जेंटलमैन उनकी विशेष पूरी कर चुका था। दूसरी वजह, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोई उन्हें ऐसे मैटर में धोखा दे। उनके लिए चीफ शेपर्ड एंजल हो या एक अबनॉर्मली पावरफुल बियॉन्डर, एंड रिजल्ट सेम ही था। और फिर पाशा के वर्ड्स उसके दिमाग में घूमने लगे। इस दुनिया की रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा आगे है। रॉय ने और कनेक्शंस जोड़ने शुरू किए। उसने याद किया, जो लेडी मिस्टर मैजिशियन ने थिन एयर से बुलाई थी, वो चीफ शेपर्ड को ट्रैक कर रही थी और वो क्लियरली एवरनाइट गॉडेस के रेवलेशंस देखने के लायक थी। एक एंजल को ट्रैक करने के लिए शायद दूसरा एंजल ही काफी होता है। और जब रॉय ने मिस्टर मैजिशियन का उस लेडी के सामने बिहेवियर याद किया, तो एक बात क्लियर हो गई, इस आदमी का लेवल उस एंजल से ज्यादा दूर नहीं है। रॉय ने तुरंत अपनी नजर क्लाइंट की पीठ से हटा ली। अब वो उसे डायरेक्टली देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने लेफ्ट राइट देखा और महसूस किया कि फिल भी सेम कंक्लूजन पर पहुंच चुका है। खून की कमी की वजह से फिल का चेहरा पहले ही पीला था और अब उस पर एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन छा गया, डर, रिस्पेक्ट और डिसबिलीफ का। बिलेस ने कुछ सेकंड्स बाद सांस छोड़ते हुए कहा, तभी बेल्टेन में इतनी अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन ये फिलोसॉफिकल होने का टाइम नहीं था। चलो, क्लाइंट ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, कर्फ्यू लगने वाला है। पाशा ने तुरंत नोटिस बोर्ड की तरफ देखा और रूल्स को अपने दिमाग में स्टैम्प कर लिए। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक स्ट्रीट्स में फ्री मूवमेंट और गैदरिंग मना है, तो अब हम जाएं कहाँ? वो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में बोल पड़ी। कर्फ्यू और नो ट्रेसपासिंग दोनों रूल्स मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे अब सिर्फ पनिशमेंट का इंतजार बचा हो। क्लाइंट ने शांत लहजे में कहा, सिर्फ स्ट्रीट्स में मूवमेंट और असेंबली मना है। बोलते हुए उसने पास के मैनहोल की तरफ इशारा किया जो सीवर्स में जाता था। बिलेस की आंखें चमक उठी। हाँ, रूल्स में ये नहीं लिखा कि हम सीवर्स यूज नहीं कर सकते। पुराने टाइम्स में जब कर्फ्यू लगता था, ट्राम्स और भिखारी सीवर्स या अबैंडन बिल्डिंग्स में छुप जाते थे और 1 सेकंड की भी देरी किए बिना चारों ने मैनहोल कवर धक्का देकर खोला और सीवर्स के अंदर उतर गए। अंधेरे में एक डिम पीली रोशनी चमकी। क्लाइंट के हाथ में एक लैंटर्न था।
चलते चलते फिल ने सोचते हुए कहा, हम नेक्स्ट किसी होटल जा सकते हैं। बिलेस लोकल है, उसे कोई अटैक नहीं करेगा। वो रूम ले लेगा, फिर हम बाहर से विंडो के थ्रू एंटर कर लेंगे। ओनर की परमिशन होगी तो ट्रेसपासिंग नहीं होगा। सुबह तक रुक सकते हैं। आइडिया स्मार्ट था, लेकिन क्लाइंट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इंटरेस्टिंग आइडिया, लेकिन हमारा गोल सिर्फ सुबह तक जिंदा रहना नहीं है। रॉय ने भी नोट किया, अगर हम कुछ नहीं करते तो रूल्स धीरे धीरे और बढ़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब होटल्स में रुकना भी इलीगल हो जाएगा। क्लाइंट ने थोड़ा रुक कर कहा, वैसे तुम्हारे आइडिया का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लूप होल नहीं है, बल्कि ये बात है कि इसने मुझे कुछ और याद दिलाया। उसने थोड़ा घूमकर बिलेस को देखा, तुम लोकल हो, लेकिन तुमने हमें फॉरेनर्स को अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। ये सुनते ही पाशा और बाकी लोग थकी नजरों से बिलेस को देखने लगे। सस्पिशन क्लियरली दिख रहा था। आज तक जो उन्होंने देखा था उससे लग रहा था कि बेल्टेन के सिटीजन्स अपनी अक्ल खो चुके हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बिलेस ने कंफ्यूज होते हुए कहा। क्लाइंट ने कैजुअली पूछा, तुम अभी भी बेल्टेन के सिटीजन हो ना? ऑफ कोर्स, बिलेस ने बिना झिझक जवाब दिया। एग्जैक्टली, क्लाइंट ने कामली कहा। एक तरफ तुम सिटीजन हो, दूसरी तरफ तुम टेक्निकली फॉरेनर भी हो। दो कॉन्ट्रडिक्टरी एट्रीब्यूट्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस वजह से ऑर्डर तुम पर अप्लाई नहीं हो रहा। ना तुम अटैक हो रहे हो, ना तुम्हारी रैशनैलिटी अफेक्ट हो रही है। फिल की आंखों में चमक आ गई। तो अगर हम ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर पाए तो क्या हम रूल से बच सकते हैं? पाशा ने हेड शेक किया। बहुत मुश्किल है, अभी मुझे कोई प्रैक्टिकल वे नहीं दिख रहा। फिर वो रुक कर बोली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम नोटिस बोर्ड से दूर हैं। हमें पता ही नहीं कि नए रूल्स क्या ऐड हो रहे हैं। इस सिचुएशन में कुछ भी करना डेंजरस हो जाता। क्लाइंट ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, ये मिरर हमें नोटिस बोर्ड का कंटेंट दिखा देगा। उसने कैजुअली मैजिक मिरर दिखा दिया। पर ये पीपिंग का क्राइम नहीं होगा? पाशा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मिरर की सरफेस पर ब्लड जैसे शब्द उभर आए। मैं नोटिस बोर्ड को देख रहा हूं जैसे दिन में सूरज को देखा जाता है। इसमें छुपकर देखना नहीं होता। क्लाइंट ने मिरर रख दिया और स्माइल के साथ बोला, वैसे भी ये सिर्फ एक आइटम है, क्राइम कैसे करेगा? बिलेस और फिल दोनों ने नोट किया। लॉजिक स्ट्रांग था। रॉय ने डीप सांस ली और बोला, अब मेन इशू ये है कि हमें 002 ढूंढना है, लेकिन कोई क्लू नहीं है। पूरे शहर को सर्च करना पॉसिबल नहीं। क्लू है, क्लाइंट ने रिलैक्स टोन में कहा। एक ऐसी एंटिटी है जो 002 के लोकेशन को बहुत अच्छी तरह जानती है। पाशा का दिल धड़का। चीफ शेपर्ड? क्लाइंट ने नोट किया। 002 या तो उसके पास है या उसने कहीं छुपा दिया है। बुक खुद चल नहीं सकती और करंट रूल्स उसकी मदद भी नहीं कर रहे। पर हम उस एंजल को ढूंढेंगे कैसे? बिलेस ने पूछा। क्लाइंट ने लैंटर्न संभालते हुए शांत लहजे में कहा, जब तक 002 उसे इम्यूनिटी नहीं देता, चीफ शेपर्ड को ने रूल्स फॉलो करने होंगे। वो फिसाक का है, बेल्टेन का सिटीजन नहीं, इसलिए लोकल्स जैसा ट्रीटमेंट उसे नहीं मिलेगा। और फिर एक और पॉइंट, वो इंसान भी नहीं है। एंजल होने के बावजूद वो फॉरेनर ही माना जाएगा। इसका मतलब सिटीजन्स उसे भी चेस करेंगे। कर्फ्यू, ट्रेसपासिंग सब उस पर भी अप्लाई होगा। क्लाइंट ने कंक्लूड किया। वो पब्लिक जगह पर नहीं छुप सकता, ना ही किसी प्राइवेट जगह में बिना परमिशन। टेल मी, उसने रॉय की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ होगा? रॉय ने तुरंत आंसर्स गिनवाए। सीवर्स, कैथीड्रल, अबैंडन बिल्डिंग्स। कैथीड्रल रात में एंटर नहीं कर सकते, पाशा ने रिमाइंड किया। अबैंडन बिल्डिंग्स भी किसी न किसी की प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। एग्जैक्टली, क्लाइंट ने कैजुअली कहा। इसलिए अगर सीवर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएं, हम कैथीड्रल्स चेक करेंगे। ये सुनते ही रॉय, फिल और बाकी लोग स्टन हो गए। सिर्फ थोड़ी सी बातचीत और एक एंजल का पॉसिबल लोकेशन ऑलमोस्ट लॉक हो गया। बेल्टेन में काफी कैथीड्रल्स हैं, रॉय ने कहा। हमें पैरेलल में काम करना होगा। डन, क्लाइंट ने कहा। उसने मिरर को ऑर्डर दिया, अरोड्स पूरे शहर को मॉनिटर करो। फिर उसने आरियाना को फिर से समन किया और एवरनाइट चर्च के कैथीड्रल्स का चार्ज दे दिया। सब सेट हो गया। अब अगर फिर भी चीफ शेपर्ड नहीं मिला तो या तो वो शहर छोड़ चुका है 002 छोड़कर, या फिर वो 002 को कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। रॉय और बाकी लोगों ने एक साथ नोट किया। कुछ ही मिनट्स बाद मिरर ने नया सीन दिखाया। नोटिस बोर्ड पर एक और पेपर। म्युनिसिपल मेंटेनेंस के चलते अब कोई भी लिविंग बीइंग सीवर्स में एंटर नहीं कर सकता। रूल्स और तेजी से ऐड हो रहे थे। क्लाइंट ने हल्की सी फ्राउन की। फिर उसने एक ह्यूमन स्किन ग्लव निकाला। हाथ पकड़ो, उसने कहा, और अगले ही पल उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया गया। टेलीपोर्ट के दौरान उन्होंने देखा सीवर्स के रैट्स और कॉकरोचेस एक एक करके मर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड की अजीब एब्स्ट्रैक्ट झलक देखी, जैसे दिमाग के अंदर किसी प्रेशर को अचानक रिलीज कर दिया गया हो। और जब सब नॉर्मल हुआ, वो खड़े थे स्टॉर्म कैथीड्रल के पास। रूल्स टाइट हो रहे थे, टाइम खत्म हो रहा था और गेम अब रियल शुरू हो चुकी थी। चैप्टर 1285 फॉरगेट अबाउट लीविंग ऑल ऑफ यू। शाम के वक्त स्टॉर्म कैथीड्रल के अंदर ज्यादा सप्लिकेंट्स नहीं थे। फिर भी क्लाइंट ने जानबूझकर प्रेयर हॉल के बीच अपीयर करने के बजाय एक गार्डन की तरफ जाने वाले कॉरिडोर को चूज किया
ताकि किसी तरह का अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कितना मैजिकल है, पाशा ने धीरे से खुद से कहा जब उसने आसपास का एनवायरनमेंट सेटल होते देखा। रॉय ने अपनी इमोशंस को जोर से दबाया और सराउंडिंग्स को स्कैन किया। अगर वो चीफ शेपर्ड कर्फ्यू का टाइम यही काटने आया है, उसने सोचा, तो ऐसी जगह बिल्कुल पॉसिबल है। क्लाइंट ने बिल्कुल कैजुअल टोन में कहा, अगर कोई क्राइम काउंट बढ़ने की चिंता ना करे तो एक एंजल के पास नॉर्मल लोगों को फूल करने के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। फिर उसने रॉय, पाशा और बाकी लोगों की तरफ देखा। मैं तुम लोगों को बाद में बाकी कैथीड्रल्स भेज दूंगा। ग्लास विंडोज और मिरर्स के पास रहना। अगर कोई एफएसी से आया हुआ आउटसाइडर दिखे तो मौका देखकर सिंबल ड्रॉ करना। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसका सर घूम गया। उसकी नजर प्रेयर हॉल से गार्डन जाने वाले दरवाजे पर जा टिकी। वहां से एक 2.6 मीटर से भी ज्यादा लंबा फिगर धीरे धीरे बाहर निकला। एक ओल्ड मैन, सफेद दाढ़ी, स्क्वायर हैट, लॉन्ग ब्लैक रोब जिसके व्हाइट एजेस उसके फूले हुए मसल्स को और भी हाईलाइट कर रहे थे। उसकी पेल ब्लू आंखों में एरोगेंस और सुपीरियोरिटी भरी हुई थी। चीफ शेपर्ड ऑफ द चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट, लायन। क्लाइंट को इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन चीख चीख कर बता रही थी, ये आदमी एक एंजल है। लायन ने क्लाइंट को देखा और थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। ये आरियाना नहीं है। फिर उसका एक्सप्रेशन तुरंत न्यूट्रल हो गया। लगता है उसका हेल्पर है। उसने बिल्कुल इनडिफरेंट टोन में आज ही कहा, तुम आरियाना को बता सकते हो, मैंने 002 के साथ डील कर ली है। वो अब कुछ हद तक जिंदा हो चुका है। मैं सीलिंग छोड़ दूंगा, बदले में मुझे शहर से निकलने की परमिशन मिलेगी और तुम सब यहीं रहोगे। उसकी आवाज ठंडी थी। रूल्स बदलते रहेंगे, लॉज और स्ट्रिक्ट होते जाएंगे और तुम सब यहीं धीरे धीरे मर जाओगे। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बात यह थी कि लायन को बिल्कुल भी डर नहीं था कि क्लाइंट उसे रोकेगा। और तब उसका बॉडी तेजी से बूढ़ा होने लगा। स्किन पर पल भर में रिंकल्स आ गए, एजिंग स्पॉट्स उभर आए, सड़ा हुआ लिक्विड टपकने लगा। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लायन का शरीर एक गलते हुए सड़ते हुए पडल में बदल गया और फिर बिल्कुल इवेपोरेट हो गया। बीलिस, रॉय, पाशा और फिल की स्पाइन में ठंड सी दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो रहा हो। इमोशन कोलैप्स होने वाली थी। ये सीन उन्हें याद दिला रहा था मिस्टर मैजिशियन के हाथ से निकलने वाले ट्रांसपेरेंट वर्म्स का। बिल्कुल वही हॉरर, वही अनईजीनेस। अजीब एबिलिटी, क्लाइंट ने कामली ऑब्जर्व किया। ट्वाइलाइट से रिलेटेड लगती है। उसने लायन को रोकने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ सोचते हुए नॉड किया। स्पिरिट वर्ल्ड में बेल्टेन के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया के अंदर लायन फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ गया और फिर जैसे वो स्पिरिट क्रीचर्स को कंट्रोल करता हो, वो इनविजिबल बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ बेल्टेन सिटी के रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो स्पेस को टियर करने ही वाला था, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके सामने एक सीमलेस ब्लैक कर्टन आ गई, जैसे कोई वॉल हो। लायन रुक गया। उसने ऊपर देखा। वहां 7 प्योर लाइट्स थीं, लेकिन उनसे नीचे एक इल्यूजरी कर्टन लटक रही थी जो पूरे बेल्टेन के स्पिरिट वर्ल्ड को आइसोलेट कर रही थी, एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड बनाकर। उसकी इंट्यूशन ने तुरंत वार्न किया, ये बैरियर बहुत स्ट्रांग है, इसे तोड़ने में बहुत वक्त और एफर्ट लगेगा। इस मोमेंट पर लायन को एक अजीब सी कॉमिकल फ्रस्ट्रेशन महसूस हुई, जैसे कोई सालों की मेहनत के बाद सीक्रेट चेंबर का की ढूंढ ले, डोर खोलने ही वाला हो तब पता चले कि एक और नया लॉक लगा हुआ है। ये रियल नहीं है, लायन ने तुरंत एनालाइज किया। ये हिस्टोरिकल वॉइड का प्रोजेक्शन है, फ्रॉड है, और ये बेल्टेन के लॉस के बाहर है। प्रोजेक्शन ज्यादा देर टिक नहीं सकता, मैक्स 2 मिनट। ये समझते ही लायन ने अपनी मैडनेस और एंकर्स के बीच फिर से बैलेंस बना लिया। स्टॉर्म कैथीड्रल के कॉरिडोर में रॉय और बाकी लोग होश में आए। उन्होंने मिस्टर मैजिशियन की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी उस एंजल से कम नहीं लग रहा था। पाशा ने डर के साथ कहा, वो निकल गया। इसका मतलब है 002 की लोकेशन का डायरेक्ट क्लू मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। क्लाइंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब हमें दूसरे सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे। वो एक्चुअली लायन का वापस आना एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चीफ शेपर्ड ने स्पिरिट वर्ल्ड में वेट करना चूज किया जब तक कर्टन प्रोजेक्शन खुद डिसॉल्व ना हो जाए। और क्लाइंट चाहकर भी नए रूल्स के बाद बने बैरियर को तोड़ नहीं सकता था। इसी बीच क्लाइंट ने अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिट वर्म्स को एक्टिवेट किया और चारों बियॉन्डर्स के साथ डिस्कशन शुरू की, इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए। हम एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, फिल ने पहले वाली आइडिया रिपीट की, जैसे बीलिस के केस में हुआ था। इससे हम टेम्परेरली सेफ हो सकते हैं। पाशा ने तुरंत मना किया, पर जैसे ही हम उस कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे 002 नए रूल्स ऐड कर देगा। पर उससे थोड़ा टाइम तो मिलेगा, फिल ने आर्ग्यू किया। रॉय ने भी अग्री किया, लेकिन मेन फोकस फिर भी 002 को ढूंढना ही होना चाहिए। शायद हम कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन बना सकें जो उसे एक्सपोज कर दे। कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन, कैसे? किसी के पास आंसर नहीं था।
इसी वक्त क्लाइंट के मैजिक मिरर पर एक्वस लाइट चमकी, सिल्वर वर्ड्स उभरे। पाशा, क्या तुम नोटिस बोर्ड का नया कंटेंट देखना चाहती हो? पाशा थोड़ा स्टार्टल्ड हुई, फिर तुरंत नोट किया। हाँ। मिरर ने सीन दिखाया। 2 नए रूल्स। कर्फ्यू के चलते सारे कैथीड्रल्स जल्दी बंद होंगे। होटल सिर्फ उन्हीं गेस्ट्स को रखेंगे जिन्होंने आइडेंटिटी रजिस्टर की हो। फिल का चेहरा पैनिक से भर गया। अब हम कहां जाएंगे? रॉय और पाशा ने एक दूसरे को देखा। दिमाग भरा हुआ था, लेकिन कोई वायबल ऑप्शन नहीं। तब क्लाइंट ने फाइनली साइलेंस तोड़ा। उसने बीलिस की तरफ देखा और पूछा, बेल्टेन में तुम्हारा घर कहां है? 18 मेपल स्ट्रीट, एक रेंटल अपार्टमेंट, पर वो आर्टिलरी ब्लास्ट में कोलैप्स हो चुका है। क्लाइंट मुस्कुराया। तुम विश मांगो घर को ओरिजिनल स्टेट में लाने की। बीलिस को भरोसा नहीं हो रहा था। एक हाथ ठीक करना और पूरा घर वापस बनाना, ये अलग लेवल की बात थी। हो सकता है, क्लाइंट ने कामली कहा। जल्दी करो। कैथीड्रल के सप्लिकेंट्स निकल रहे थे। बीलिस ने और डिले नहीं किया। मेरी विश है मेरा घर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। ऑल राइट, स्नैप, तुम्हारी विश पूरी हुई। अगले ही पल क्लाइंट ने टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया और जब वो 18 मेपल स्ट्रीट पर खड़े हुए, बीलिस अपने घर के सामने था। वुडन डोर, बिल्कुल पहले जैसा। उसने कांपते हाथ से दरवाजा खोला। कबर्ड, गैस स्टोव, बंक बेड, ऑयल स्टेन टेबल, पुराने न्यूज़पेपर्स। उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आ रहा मां का कोल स्टोव के पास काम करना, बाप और भाई का रिपेयर वर्क, छोटी नीस का अल्फाबेट सीखना। एक टफ लाइफ पर खुशियों से भरी हुई, और वो सब वॉर ने छीन लिया था। आंट यू इन्वाइटिंग अस इन? फिल ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा। हाँ, प्लीज आइए, बीलिस ने होश में आते हुए कहा। क्लाइंट ने एक वीक सी चेयर पर बैठकर साइलेंस ले ली। 20-30 सेकंड्स बाद उसने अचानक कहा, मुझे एक आइडिया आया है, वेरिफिकेशन चाहिए। कौन साथ देगा? मैं, रॉय ने बिना सोचे कहा। क्लाइंट ने मिरर से कहा, मिरर से सवाल पूछो, लेकिन जब मिरर तुमसे सवाल पूछे सच मत बोलना। रॉय ने मिरर से पूछा, मैं अपनी नेक्स्ट पोर्शन कहां पाऊंगा? मिरर पर सीन आया, चीफ शेपर्ड लायन स्पिरिट वर्ल्ड में घूमता हुआ। फिर मिरर ने सवाल पूछा, तुमने अपनी पहली रात किसके साथ गुजारी? रॉय का चेहरा लाल हो गया। पता नहीं, उसने झूठ बोला। मिरर पर खूनी शब्द उभरे, पनिशमेंट। आसमान से बिजली गिरी। रॉय झटका खाकर गिर पड़ा। बॉडी जली हुई पर जान नहीं गई। सब शॉक में थे। और तब क्लाइंट मुस्कुराया। देखा, मिरर को वॉलंटरीली हार्म करने पर कोई पनिशमेंट नहीं मिली। उसकी आंखों में चमक थी। यहीं असली लूप होल छुपा है।